कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम ठीक हूँ। बस आपके वीडियो बंद हो तो फिर मैं शुरू करूँ बातचीत। चलिए शुरू करें बातचीत। तो आज की जो हमारी बातचीत है, दरअसल आज मैं पढ़ाने के मूड में एकदम नहीं आया हूँ, अनलेस कि आप जिद करेगी पढ़ाओगे तब अलग बात। हमारे यहाँ एक परंपरा है, आज तो मैं उस परंपरा के निर्वाह के लिए आया हूँ। परंपरा ये है कि 2019 में दृष्टि की स्थापना के 20 साल बाद हमने पहली बार सोचा कि अब हम दिल्ली से बाहर शुरू करें कहीं। हमारी टीम में, मेरी राय तो ऐसी नहीं थी उस समय, लेकिन हमारी टीम में कई लोगों की राय ऐसी बनी। मैं अल्पमत में आ गया, बहुमत की राय बनी कि भाई बाहर जाना चाहिए। तो होते होते फिर प्रयागराज पहली शाखा के रूप में हमने तय किया। उसके बाद फिर जयपुर गए, करोल बाग गए, अभी हाल में 2022 में लखनऊ गए। तो लगभग 23 में लगभग हर साल हम एक नई शाखा शुरू करते हैं। तो इस साल इंदौर का नंबर था। 2-2.5 साल से हम इस प्रयास में थे। हम कहीं भी जाते तो हमारी पहली शर्त होती है कि ऐसी बिल्डिंग, हम पूरी बिल्डिंग लेंगे जो जिसमें फायर एग्जिट वगैरह की पूरी व्यवस्था हो। सूरत में एक दुर्घटना हुई थी कुछ साल पहले, मुखर्जी नगर दिल्ली में पिछले साल एक दुर्घटना हुई थी। पता नहीं कब क्या नियति में लिखा हो, कभी कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए। तो हम तो बहुत संभल के चलना पसंद करते हैं। एक साल लेट हो जाए भले, लेकिन किसी बच्चे या किसी अध्यापक या किसी स्टाफ मेंबर के जीवन से खिलवाड़ क्यों करें। तो जब हमें यहाँ ऐसी कोई बिल्डिंग मिले ही नहीं, तो हमने ये प्लॉट जिनका है उनसे बात की। 1.5 साल लगा बिल्डिंग बनवाने में, और हमें खुशी है कि इस बिल्डिंग में वो सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं जो क्लासरूम के साथ होनी चाहिए। ये अलग बात है कि दिल्ली छोड़ के बाकी शहरों में कोई पूछता नहीं है, ना सरकार पूछती है, ना म्यूनिसिपैलिटी पूछती है, सब चल रहा है भगवान भरोसे। और हम भगवान भरोसे ही नहीं चलना चाहते कि सिस्टम्स भी ऐसे हों। तो हमारे हर इस फ्लोर पे 2 एग्जिट्स हैं बड़े बड़े, कभी कोई दिक्कत हो तो। और आने का रास्ता एक है, जाने का रास्ता दूसरा है। लाइब्रेरी भी बन गई है। एक बहुत बड़ी और बिल्डिंग हम उम्मीद है कि आज ही फाइनल कर लेंगे, ताकि लाइब्रेरीज वगैरह मेंटरशिप के लिए वो हम अभी छोटा सा बना दिया है। बड़ी लाइब्रेरी मेंटरशिप के लिए हम शुरू कर सके 6 महीने के अंदर, हम उस पर काम कर रहे हैं। हम लोग किसी शहर में यूं ही नहीं चले जाते हैं, बहुत योजना के साथ जाते हैं, लंबी मेहनत के साथ जाते हैं, और टिकने के मूड से जाते हैं। इस मूड से नहीं जाते कि जाएंगे, ठीक लगा तो ठीक बना भाग लेंगे, नहीं। हम लंगर गाड़ के आते हैं और फिर टिक के काम करते हैं। और जब सब कुछ हो जाता है, जैसे 12 मार्च को, इसी साल 12 मार्च को, यानी कि आज से 40-41 दिन पहले इस भवन का शुभारंभ हो चुका है। तो हमारे टीम के कुछ वरिष्ठ लोग यहाँ आए, तो उन्होंने अपने तरीके से धार्मिक विधि विधान से इसकी शुरुआत की। उसके बाद से काउंसलिंग वगैरह सब शुरू हो गया यहाँ पर। अभी एमपीपीएससी इस समय खतरनाक मूड में लग रहा है, दनादन एग्जाम करवाया जा रहा है। तो एक एग्जाम का इंटरव्यू चल रहा है इस समय, एक का मेंस अभी हुआ ही है, और तीसरे का प्रीलिम्स होने ही वाला है अभी। तो होता ना कि प्रायश्चित वाले मूड में चल रहा है इस समय। पिछले कई साल के जो हमारे अकर्म है, बुरे तो नहीं, अकर्म, जो काम नहीं किए, उनकी भरपाई एक साथ। जैसे उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ 3 साल पहले, जब योगी जी आए तो उसके बाद दनादन एग्जाम होने शुरू हुए और सारा बैकलॉग खत्म हुआ। तो मॉक इंटरव्यूज हमारे आजकल चल रहे हैं। इस फ्लोर के ऊपर एक स्टूडियो है हमारा मॉक इंटरव्यूज का, वहाँ मेरे ख्याल से 10-12 दिन से मॉक इंटरव्यूज चल रहे हैं, सब कुछ व्यवस्था में है। बस ये कि जब हम पहला बैच शुरू करते हैं तो उसके पहले एक परंपरा ये है कि मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ के बच्चों को इनवाइट करें, मैं उनसे बातचीत करूँ, उनके जो जो मन में दुविधाएं हो, सवाल हो, उनका समाधान करूँ, ताकि कोई संशय ना हो। अब क्यों किसी संशय में हमसे जुड़े, हम क्यों किसी संशय में आपसे जुड़े। तो उस भाव से इस क्लास को हम ओरिएंटेशन क्लास कह देते हैं, पर इसका बेसिक मतलब है एक नए शहर में, एक नए सेंटर में पहली परिचयात्मक क्लास, इंट्रोडक्टरी क्लास, जिसमें आपका हमसे, हमारा आपसे इंट्रोडक्शन हो जाए, और आपके मन में जो जो दुविधाएं हैं, हमें लेकर, परीक्षा को लेकर जो भी हो, उन सब का एक समाधान में जहां तक मेरे बस में है कर सकूं। तो इंदौर, हम तो आके बहुत खुश हैं। इंदौर से हमारा परिचय बहुत पुराना है। जब मैं तैयारी करता था आईएएस की, मेरा रूममेट जो था वो इंदौर के पास के एक शहर तराना का था।
तराना यहाँ से करीब 80 किलोमीटर दूर है। तो मैंने तब पहली बार समझा कि इंदौर क्या है, और मेरे लिए इंदौर का मतलब मेरा वो दोस्त, और वो एक नमकीन और मीठा मिक्स पोहा था जो वो बनाया करता था, बना के खिलाता था। जब उससे पहली बार कहा कि मैं आपको पोहा खिलाऊंगा, तो हम तो हरियाणा से थे, वहाँ नमक मतलब नमक, चीनी मतलब चीनी, वहाँ मिक्स नहीं होता है। ये नहीं कि चाय में चीनी नमक दोनों डाल देंगे, ऐसा नहीं करते, यहाँ भी नहीं करते, मैं जानता हूँ। तो जब उससे कहा कि मैं पोहा खिलाऊंगा नमकीन मीठा, तो मैंने कहा रहने ही दो, आज मेरा फास्ट है, तुम खा लो। और जब उसने खिलाया तो मेरी राय बदल गई, मुझे लगा कि नहीं, इसको हम हिंदी साहित्य में बोलते हैं विरुद्धों का सामंजस्य। जो विपरीत चीजें हैं वो भी एक साथ कई बार बड़ी स्वादिष्ट हो सकती हैं। तब से वो मेरा शौक हो गया, हालांकि मुझे मिलता नहीं उसके बाद से, क्योंकि हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं। वो मेरा दोस्त 1998 के एग्जाम में हिंदी माध्यम का आईएएस का टॉपर था, उसको आईपीएस मिला, तमिलनाडु का ऑर्डर मिला। अब वो बहुत वरिष्ठ पद पर है, एडीजी रैंक पे है। एडीजी का मतलब होता है जिसको आईपीएस बने हुए लगभग 25 साल के आसपास हो गए हो, वो लोग एडीजी रैंक पे काम करते हैं, और काफी ऊंचे पद पर वो काम करते हैं। उनका नाम आनंद सोमानी है, यहीं पड़ोस के रहने वाले हैं। अभी हाल ही में हम लोग बैठे हुए थे, तो मैंने बताया कि मैं इंदौर जा रहा हूँ, और बोले आप मेरे घर जाके पोहा खा के आना। पक्का खाऊंगा भाई, जल्दी खाऊंगा। बाकी इंदौर में 2-3 बार आज तक आया हूँ, पिछले 2 साल में ही आया हूँ। जब ये बिल्डिंग देखने तब आया था, कोविड के समय की बात है वो। जाकिर खान मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, वो इंदौर से है, तो वो इंदौर की बहुत कहानियां सुनाता है। उसके साथ बात करते करते मुझे 3-4 बातें समझ में आ गई। एक तो हौ, अब मैं भी जब एमपी के लोग मिलते हैं साथ में हौ करता हूँ। वो पूछते हैं सर आपसे मिल सकते हैं, हौ मिल लो भाई, क्या बात है, आ जाओ। एक अपन मुझे समझ में आ गया है, तो अपन बोलना है, एक हौ बोलना है, एक बोलना है भिया। अपन तो भिया इंदौर से है, तो मैं वहीं से हो, बोलो हौ। है ना। तो राहत इंदौरी मेरे प्रिय शायर रहे, उनको हमने खूब सुना, खूब पढ़ा। इंदौर जब 2-3 बार आया छुपते छुपाते, तो मैंने यहाँ सब चीजें देखी, रजवाड़ा भी देखा, यहाँ का एक वो जो म्यूजियम है बड़ा सा महल, वो भी देखा। चोरी चोरी चुपके चुपके मैं सर्राफा बाजार भी गया, खूब वहां जम के खाया। मैंने सुना है कि ये शहर खाने पीने के, पीना तो नहीं, खाने के पसंद वाले लोगों का शहर है। वहां 9 तरह के गोलगप्पे खाए, एक साथ रखे हुए थे। हर शॉप पे तो लगा हुआ है कि यूट्यूब पे ये चैनल है, ये हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ऐसा ऐसा। फिर 56 भी गए, पूरा शहर देखा, बड़ा सुंदर शहर है, मजा आता है। इस शहर में हर चौथी दुकान आपको मिलेगी, तीसरी दुकान मिलेगी कुछ खाने पीने की, और उसका अगला अस्पताल मिलता है। आपने देखा ना, तो मैं तो जब से यहाँ घूम रहा हूँ, मैं तो लगातार नोट कर रहा हूँ, यहाँ हॉस्पिटल्स और खाना पीना, हॉस्पिटल्स और खाना पीना, यही सब है। तो ठीक भी है, दोनों में कारण कार्य संबंध भी है। जब आप इतना चटपटा खाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, आ जाएंगे। और हर 10 भवन के बाद मंदिर है। अस्पताल से काम न चले, वहां जाना है, और वहां भी ना चले तो फिर जहां जाना है वो मुझे दिखा नहीं अब तक, पर वो भी होगा ही। उसके बिना कोई भी शहर गांव कैसे चलेगा। लेकिन बड़ा खूबसूरत शहर है। सबसे अच्छी बात है कि महानगर होते हुए भी अभी इसका कस्बाई चरित्र बचा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ के लोग अभी उतने अजनबी नहीं हुए कि एक दूसरे को देखना बंद कर लें, खिड़कियां बंद कर लें, एक दूसरे के बगल से गुजरें और नजर तक ना मिलाएं, जो बड़े शहरों में होता है। हमेशा एक खास किस्म के प्रोफेशनलिज्म में, एक खास किस्म की नाराजगी से भरे हों। हम दिल्ली में ऐसा देखते हैं अक्सर कि दिल्ली में अजनबी लोगों के बीच में एक अजीब किस्म की नाराजगी दिखती है, जो पता नहीं क्यों है। हर शहर का अपना कैरेक्टर होता है, इंदौर का अपना कैरेक्टर है। तो जब मैंने इंदौर को समझने की कोशिश की, तो एक बड़ी सुंदर कविता मेरे हाथ लगी, रंजना शर्मा की है, 8-10 लाइनों की, आप भी सुनिए। रंजना मिश्र है। ये अतुकांत है। अतुकांत का मतलब सिर्फ छंद नहीं है, कि गीत की तरह से नहीं होती है, सामान्य रूप से चलने वाली कविता है। सुनेंगे ना आप लोग। अब ये तो नहीं सोच रहे कि प्रीलिम्स नहीं बताया, मेंस नहीं बताया अब तक, वो ही बताएंगे, चिंता मत कीजिए, है ना। इंदौर के बारे में, कविता का नाम है इंदौर के नाम।
उस शहर में महानगर होने की पूरी संभावनाएं थी। चौड़ी सड़कें, हरे भरे बाग, तेजी से दौड़ती कारें, ऊंची इमारतें और व्यस्त लोग, पब्स और कॉरपोरेट ऑफिस भी थे। एक फ्लाईओवर बन रहा था और मुख्य सड़क के ठीक पीछे वाली सड़क पर झुग्गियां भी अपनी जगह मुस्तैद थी। कुछ खिड़कियां बंद हो चुकी थीं। लोग बिना एक दूसरे को देखे बगल से गुजर भी रहे थे। बस एक कमी रह गई। लोग अब भी रुक कर पते बता दिया करते थे और एक दूसरे को पिछली पीढ़ियों से पहचानते थे। वे अब भी आगंतुकों को गौर से देखते थे कि कहीं अपना कोई भूला भटका वापस तो नहीं आ गया। बस इस तरह यह शहर महानगर होते होते रह गया। ये ताली तो ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ताली तो लोग दबाव में बजाए थे कि सब बजा रहे हैं। अच्छा मैं नहीं समझा, मैं ही बजाऊंगा ताली। तो ये इंदौर की खूबसूरती है, इसको बचा के रखिए। खाना पीना, अस्पताल, मंदिर और साथ में ये। चलिए, तो हम तो यहाँ आके बहुत खुश हैं। और इस शहर का चयन हमने बेसिकली इसलिए किया क्योंकि ग्वालियर, भोपाल, इंदौर पे जिक्र चल रहा था। तो हमें ये पता लगा, हमारी टीम ने जो सर्वे किया, कि पीएससी की तैयारी भी और आईएएस की तैयारी भी जो गढ़ है मध्य प्रदेश में वो ये है। हमारी योजना है कि हिंदी भाषी राज्यों में हर राज्य में एक हमारा सेंटर हो। उत्तर प्रदेश क्योंकि राज्य ना हो के छोटा देश है तो वहां हमने 2 कर लिए हैं, प्रयागराज और लखनऊ। लेकिन वो राज्य का 25 करोड़ की आबादी राज्य में होती है, तो पूरा यूरोप खत्म हो जाता है इतने में जितना उत्तर प्रदेश है। तो हमने सोचा कि उत्तर प्रदेश में 2, लेकिन बाकी जो प्रमुख हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ एक एक केंद्र हो। तो मध्य प्रदेश का लगभग पहला और मेरे ख्याल से आखिरी केंद्र हमारा इंदौर ही होने वाला है। तो ये हमारी यहाँ आने की बैकग्राउंड है। अब दूसरी बात ये कि आप मुझे पहले ये बताएं, थोड़ा सा आपका मैं तारुफ ले लूँ। तारुफ समझते हैं? परिचय। आप लोग क्या बोलते हैं? इंट्रो करवा दो, ऐसे बोलते होगे ना एक दूसरे से? हाँ, जेन जी है ना आप लोग? जेन जी क्या होता है? 2000 के बाद पैदा होने वाले या 95 के बाद वाले? 95 है मेरे ख्याल से, 2000 के बाद होता है। और आप सब 2000 के बाद वाले ही हैं। कुछ लोग 2000 के पहले वाले भी होंगे, पर मैं पूछूंगा नहीं, इससे उनकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, तो पूछने का मामला नहीं है। तो हम आप सबको जेन जी मान लेते हैं। हम तो बूढ़े लोग हैं, हम तो यही नहीं समझ पाए कि लिखा जेड है, बोल रहे हैं जी, ऐसा क्यों हो रहा है? तो बोले यही जेन जी का लक्षण है कि वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो यही उसका मूल लक्षण है। तो जेन जी है। तो जेन जी के लोगों से पहले मैं कुछ सवाल पूछ लूं ताकि मैं आपका मिजाज समझ जाऊं, फिर उस पर बात करें। आप में से कितने बच्चे प्राइमरीली एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका प्रमुख उद्देश्य एमपीपीएससी है? यह संख्या मेरे ख्याल से 25-30% के आसपास है। गनीमत है। तो मैं तो घबरा गया था कि लगता है आईएएस का यहाँ कोई सोचता ही नहीं है। और कितने लोग प्राइमरीली आईएएस के बारे में सोच रहे हैं? आईएएस मतलब आईएएस आईपीएस कुछ भी। 30% वहां, 10% यहां, बाकी 60 कहीं नहीं। तो जिन्होंने दोनों में हाथ नहीं खड़ा किया वो लोग हाथ खड़ा करें। मैं समझना चाह रहा हूं उनसे। हाँ, जैसे आप बताएं कि आप प्राइमरीली क्या तैयारी कर रहे हैं? जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। तो यहां का पता किसने बताया आपको? अच्छा, वैसे मिलने के लिए आ गए, मतलब मौज में आ गए कि मेला लगा हुआ है तो थोड़ा सा मेले में जाके चाट खाते हैं। क्वेश्चन भी पूछना है? अच्छा पूछो, तुम पूछो पहले। जुडिशरी के लिए जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है उसमें तो हिंदी मीडियम में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे आती है। तो आप जिस जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जुडिशरी का एग्जाम केवल सबऑर्डिनेट लेवल पे ही होता है या एडीजे पे? उसके लिए 7 साल की प्रैक्टिस चाहिए। आपको देख के लग नहीं रहा कि 7 साल आपको ओवर प्रैक्टिस करते हुए, तो बहुत ही छोटे क्यूट लग रहे हो एकदम। अभी 7 साल कहाँ हुए होंगे आपको, है ना? तो आपके लिए जुडिशरी में एंट्रेंस का एक ही रास्ता है। जुडिशरी में एंट्रेंस के 4 रास्ते होते हैं। आमतौर पर लगभग सभी सर्विसेज में 4 रास्ते होते हैं।
जैसे पुलिस में कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर है, डीवाईएसपी है और आईपीएस है। ऐसे ही लगभग सभी सर्विसेज में एंट्री के 4 रास्ते होते हैं। जुडिशरी में लोअर सबऑर्डिनेट, जिसमें आप जाना चाह रहे हैं, फिर एडीजे रैंक होता है, फिर हाई कोर्ट में एलिवेशन होता है और सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता सीधे होता है। तो आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ता मीडियम से, आप हिंदी में भी तैयारी कर सकते हैं। एडीजे में अंग्रेजी का बोलबाला थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि एडीजे से कुछ लोग हाई कोर्ट में जाते हैं बाद में, तो इस पर का महत्व ज्यादा है। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो आपको पता ही है, वहाँ मतलब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ये जरूर है कि हिंदी में कार्यवाही होती है, लेकिन फैसले इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट सारे इंग्लिश में होते हैं, लेकिन बातचीत हिंदी में हो सकती है। और ये सुख भी देश के केवल 4 हाई कोर्ट्स में है, बाकी सब में बातचीत भी अंग्रेजी में होती है और फैसले भी अंग्रेजी में ही लिखे जाते हैं। तो क्योंकि आप सौभाग्य से मध्य प्रदेश में हैं, तो आपको सबऑर्डिनेट जुडिशरी में हिंदी में दिक्कत नहीं आएगी, तो आप तैयारी कर सकते हैं हिंदी में। ठीक है, बैठिए। आप में से कितने लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं? ज्यादा लोग हैं। और कितने बच्चे अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं? ये करीब 10-15% होंगे। और ऐसे कितने बच्चे हैं जो 12वीं पास हुई है, ग्रेजुएशन का एडमिशन नहीं हुआ है अभी तक, अभी 12वीं पास करके आए हैं? बहुत बढ़िया, रिजल्ट आ गया। तो फिर लेकिन आप लोगों को भरोसा है कि पास तो हो ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना? ये बहुत बड़ी बात है भाई, सबको नहीं होता भरोसा ये वाला, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये भरोसा बना रहे तो अच्छा है। तो 12वीं के एग्जाम देके लगभग 7-8 बच्चे यहाँ पर आए। कोई ऐसा बच्चा जो 12वीं के एग्जाम में न दिए, उससे भी छोटा हो, 12वीं क्लास में हो, 11वीं क्लास में हो, ऐसा कोई नहीं है ना? अच्छी बात है। तो मुझे एक फ्रेम समझ में आ गया कि आप लोग कहाँ से कहाँ तक वाले हैं और क्या क्या आपके मन में सवाल होंगे। तो अब एक काम करते हैं, अब मैं थोड़ी देर के लिए आपसे कहता हूं कि आप अपने अपने सवाल पूछिए। वो सवाल आईएएस को लेके हो, पीसीएस को लेके हो, दृष्टि को लेके हो, जो भी हो। और बेसिक पर्पस है कि करीब 3 घंटे हम बात करें, अभी 1 घंटे से कम हमारा हुआ है। और आपके जो बुनियादी सवाल है, जब ये बैच शुरू हो जाते हैं तो मैं हर 4-5-6 महीने में हर सेंटर पे आता हूँ, 4-5 दिनों के लिए आता हूँ। और फिर मैं सारे बच्चों को, जैसे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको एक साथ बिठा के, इंग्लिश वाले बच्चों के साथ बिठा के करीब 8 घंटे की क्लास लेता हूँ उनके साथ। और उस 8 घंटे में उस एग्जाम को लेकर जितनी उनकी दुविधाएं हैं, पशु पेशा, उन सबका समाधान डिटेल में करता हूँ। चाहे फिर वो करंट अफेयर्स की तैयारी करने को लेकर हो, आंसर राइटिंग पे हो, उन सब चीज़ों पर बात करते हैं। तो आज क्योंकि 8 घंटे में वैसी बात नहीं करेंगे, और मुझे जो पहले ही बताया कि 1 घंटे के बाद इन बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, मैंने बाहर बोल दिया दरवाज़ा बंद कर देंगे 1 घंटा होता ही। तो बाहर दरवाज़ा बंद रहेगा, ध्यान रखना, कोई अगर उठा यहाँ से 1 घंटे पर, हम कुछ करेंगे नहीं, उठेंगे आप। मैं वैसे आपको डराने के लिए कह रहा हूँ। हेलो, हाउ आर यू, क्या नाम है आपका? और मेरा आपको हैंडशेक। अब बताइए, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे हाथ मिलाए। क्या है तुम पैर छूते हो यार, हाथ मिलाया करो। नहीं सर, बुढ़ा बनाया थे आदमी को। बराबरी का सर। एकदम बराबरी की बात है, हम लोग हाइट भी बराबर है हम लोगों की लगभग। क्यों ऐसी बात करते? अच्छा बताइए सवाल। सर मेरा नाम अर्जुन यादव है। मैं मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले से हूँ। मध्य प्रदेश के आगर मालवा। हाँ जी ठीक। सर मेरा प्रश्न सभी के लिए कॉमन रहेंगे हो सकता, अच्छा। पर मेरे लिए काफी समय से मुझे परेशान कर रहा है। अच्छा। एक प्रश्न ये है कि मैं एंजाइटी से जूझ रहा हूँ, मतलब। अच्छा जी। ठीक है। दूसरा ये है कि ये कह रहे हैं कि सबके लिए कॉमन सवाल है। आप में से कितने लोगों को कभी ना कभी एंजाइटी हुई है? अच्छा, सच में? अरे वाह, कॉमन सवाल है ये। 12वीं वाला बच्चा कह रहा मुझे नहीं हुई। अभी तुम हो ही कितने यार, एंजाइटी तो बाद में होती है धीरे धीरे, अभी तो बहुत छोटे हो ना। दूसरा ये है कि सर आईएएस और पीसीएस की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या बैकअप प्लान होना कंपलसरी है या नहीं? ठीक है, मध्य प्रदेश में बड़ा सुंदर है कि बैकअप को बेकअप बोलते हैं और बैल को बेल बोलते हैं कई लोग। तो मैं कई बार बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। कहीं 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 पता क्या होता है, वो ए को ए बोलते हैं। जैसे एक बार
हमारी एक साथी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, उनका पहले काफ़ी ज़्यादा वजन था, उन्होंने काफ़ी वजन कम कर लिया अपना। तो एक राजस्थानी एमपी का बच्चा उनसे बोला कि मैडम आपने अपना वेट कैसे कम किया। वो घबरा गई, बोली मैं तो वेट भरती भी नहीं, मैं तो नौकरी करती हूँ। वेट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, जो जीएसटी का छोटा भाई होता है। बोला नहीं मैडम, पहले वेट ज्यादा था, वेट कम होता है। अब वो बड़ी परेशान की, यार मैंने वेट आज तक दिया ही नहीं, मेरा ऐसा कोई काम ही नहीं कि वेट में दूं। उससे कहा कि मैं जब जाती हूँ शॉप में तो वेट लगता होगा, मुझे पता नहीं। मैडम आप समझ नहीं रहे, आपने वेट कम किया पहले। काफी देर बाद समझ में आया कि वो हमारा वेट का था। और अगर कोई आपको बोले कि मेरे घर में एक बेल है, वो बेल पौधा है या बैल है, कितना कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन बड़ी प्यारी बोली है। तो बैकअप प्लान के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। जी सर। ठीक, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। क्या नाम है आपका? मेघना. मेघना, बताइए। Sir, I had a question कि अभी हमने 12th पास किया जस्ट. आपको अंग्रेजी बोलने में आसानी है, आप अंग्रेजी बोलिए धूमधाम से। नहीं नहीं दोनों. हाँ, जैसा Same. आपको अच्छा लगे। जी, तो हमने अभी 12th पास किया जस्ट एंड हमारा फिलोसफी में इंटरेस्ट रहा है शुरुआत से. ठीक है, तो हमें ग्रेजुएशन फिलोसफी ऑनर्स में करना है ठीक है, एंड अगर फिलोसफी ऑनर्स रहा तो यूपीएससी का ऑप्शनल भी फिलोसफी रखना था. ठीक है। तो सर फिलोसफी के बारे में सारी जानकारी अगर आप दे सकते. सारी नहीं सारी. सारी जानकारी में 4 महीने लग जाएंगे। सारी नहीं सर, मतलब थोड़ी सी। उसका कट ऑफ वगैरह किस हिसाब से जाता है. अच्छा, अगर कट ऑफ से जरा। एंड अगर ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट में करते हैं तो कैसा क्या उसका रिजल्ट रहता ठीक ठीक, बताते हैं। और आपका मीडियम इंग्लिश रहेगा ना? है. हाँ जी. हाँ, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे, क्योंकि यूपीएससी में मीडियम चेंज होते हैं, सब चेंज हो जाता है, ऑप्शंस भी चेंज हो जाते हैं, सब चेंज हो जाता है। ठीक है, देखिए अब इस इलाके में आओ तीसरी तरफ, और कोई अगर घूर के देख से धमकाए कि माइक मुझे दे वरना देख लूंगा, उसको भूल के भी नहीं देना है माइक। जो प्यार मोहब्बत से माइक मांगे उसी को देना है। सर मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। अभिषेक मिश्रा, बताइए अभिषेक। सर मैं एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। जी सर मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। जी। सर हमें कंटेंट में, सर इंग्लिश मीडियम में सर जो एमपीपीएससी में सर कंटेंट है सर, उसमें हमको सर हिंदी में सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, उसको सर जो ट्रांसलेट उसको इंग्लिश में करना पड़ता है। ओहो, बड़ा संकट है। तो सर इंग्लिश मीडियम वालों को सर कंटेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन इससे समझो कि हिंदी वालों को कितनी दिक्कतें होती होंगी। हिंदी वाले दुनिया भर में ट्रांसलेशन से काम चला रहे हैं, इंग्लिश में तो बहुत कम दिक्कत ऐसी है। लेकिन आप चिंता ना करें, समाधान मैं अभी आपको बता रहा हूँ, टेंशन ना। ठीक है, थैंक यू सर। कंसिस्टेंसी और मन नहीं लग रहा है। ठीक है, ऐसे प्रश्न होते हैं बच्चों के शुरुआती। अब 2 लड़कियों को मौका देना, एक उधर एक इधर। हाँ, उधर देखो, उस कोने में बच्चों को मौका नहीं मिला। हेलो सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम दीप्ति बुंदेला है, मैं मध्य प्रदेश दीप्ति। यस जी जी सर, मेरा क्वेश्चन, मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, 2nd ईयर है मेरी, और मैं अभी एनसीईआरटी से स्टार्ट कर दी है मैंने। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं उनके नोट्स कैसे मेंटेन करूँ? आप अगर अभी यूपीएससी की बात कर रही हैं या यूपीएससी यूपीएससी की बात Yes. कर रही हैं? और यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत आपने एनसीईआरटी से कर दी है, और आपका मीडियम क्या है? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम है। तो आपका सवाल ये है कि एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनाएं, हाँ सर। है ना? यस सर। तो ठीक है, सर नोट्स मतलब एनसीईआरटी के बनाने चाहिए स्टार्टिंग से या नहीं, या फिर बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने के बाद स्टार्ट करनी चाहिए नोट्स? और मैं अगर ये कहूं कि एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा, इसका आंसर दूंगा मैं। यस। मैंने आपका सवाल लिख लिया, पर इसका आंसर कुछ और है। और सर एक और था। इसका आंसर ये नहीं कि एनसीईआरटी ना पढ़ें, इसका आंसर ये है कि अभी ना पढ़ें, उसे पढ़ने का समय कुछ और है। और सर ये भी था कि हमें सिलेबस कंप्लीट करने में टाइम कितना लगता है? अगर हम प्रॉपर 0 से स्टार्ट करते हैं तो हमें प्रॉपर सिलेबस करने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, पूरा पाठ्यक्रम तैयार करने में टाइम कितना लगेगा ये कर ले। अब तुम किसी लड़की को यहाँ दो माइक, और फिर एक बार ब्रेक करेंगे, पहले इन सवालों को कर लेंगे, उसके बाद फिर से सेकंड राउंड चलेंगे। सर मेरे 2 सवाल हैं आपसे।
सर तो पहला सवाल ये है कि आंसर राइटिंग करने की जो इनिशियल स्टेज है सर, मतलब डर लगता है कि लिखना चालू करेंगे तो मतलब कि कैसा होगा, तो सर जो फर्स्ट डे होता है ना, तो सर उसको किस तरीके से करना है कंसिस्टेंसी के साथ। और सर जब तक अपन टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं तो मतलब टेस्ट सीरीज लगती है तो फिर ठीक है, चलता है, डेली डेली टेस्ट हो रहे हैं तो अटेंड कर देते हैं। बट सर अगर टेस्ट सीरीज नहीं, यहाँ पे ना टेस्ट सीरीज सब तभी होती है जब मेंस आ जाते हैं, लेकिन अगर तुमको ईयरली तैयारी करनी हो तो कोई टेस्ट सीरीज नहीं है सर मेंस के लिए, तो सर वो खुद से करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेंस की ऐसी टेस्ट सीरीज जो साल भर चले, ऐसा कुछ? यस सर। और अगर सर ये हंसने की बात नहीं है, दिल्ली में सच में ऐसा होता है भाई, ये नॉर्मल है, आजकल ट्रेंड है ये। सर अगर टेस्ट सीरीज नहीं भी है ना तो वो सेल्फ करने में थोड़ा सा कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है कि आज करा फिर कल मन नहीं हुआ। मैं समझ गया, आप एकदम चिंता ना करें। एक और सवाल है। सबसे अच्छी बात आपने बीच में अपन बोला ना, वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। जी सर एक और सवाल ये है कि सर ग्रेजुएशन को लेके सर, जैसे कि मैंने जितने भी टॉपर्स देखे हैं तो सर उन्होंने एमटेक मतलब बड़े बड़े कॉलेजेस से किया है। अब छोड़िए ना उन सबको, सर सर ठीक है, लेकिन आप देखिए मनोज शर्मा को। जी सर। अभी आज सुबह मेरे उससे बात चल रही थी तो विचार हुआ कि वो आज रात को यहीं आ जाए, आज हम गप्पे मारे, पर वो फाइनली हो नहीं पाया। कभी आपको मिलवाएंगे, ऐसे लोगों से मिलवाएंगे। क्या होता है कि देखिए, आप यूपीएससी की बात कर रही सर हैं, एमपीपीएससी एमपीपीएससी की बात कर रही है। एमपीपीएससी तो कोई एग्जाम ही नहीं है, वो तो बहुत ही आसान होता है। कोई एग्जाम एमपीपीएससी, लड्डू भरे हुए हैं, लड्डू उठा के खा रहे नहीं, उसको एमपीपीएससी कहते हैं। एग्जाम तो यूपीएससी होता है, एमपीपीएससी तो बहुत आसान है, मतलब बहुत आसान। विश्वास कीजिए मेरी बात पर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर एमपीपीएससी में स्ट्रगल है तो इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आप सही डायरेक्शन, सही रणनीति के साथ मेहनत नहीं कर पा रहे। वरना स्टेट्स के एग्जाम सेंटर से काफी आसान होते हैं, और स्टेट्स में भी एमपीपीएससी कई राज्यों से आसान एग्जाम है। मेरा कई राज्यों में ठीक ठाक दखल रहता है परीक्षा पद्धतियों को समझने में, तो मैं बहुत सोच समझ के बात कह रहा हूँ। तो जैसे मनोज का तो आईएएस की बात मैं कर रहा हूँ भी। आपने कहा कि किसी का एमटेक है, किसी का बीटेक है, कोई आईआईटी से है, ठीक है, वो लोग भी हैं। सिविल सर्विसेज की यही तो ब्यूटी है, सिविल सर्विसेज में हर फील्ड के लोग आ सकते हैं। और कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ये बात सही है कि इंजीनियर्स की भूमिका या उनकी मात्रा इन एग्जाम्स में ज्यादा है, और इसकी वजह बड़ी सरल सी है। इसमें ये नहीं सोचने की भेदभाव हो गया है, वरना हम लोग तुरंत आरोप लगाए थे कि भेदभाव हो गया है क्योंकि इंजीनियर ज्यादा है। इसके पीछे का तर्क भी तो है। जनरली हमारे स्कूलों में जो 12वीं क्लास में सबसे ज्यादा तेज है पढ़ने वाले बच्चे, जनरली वो इंजीनियरिंग में जाते हैं, यही तो होता है। तो 11वीं 12वीं तक जो बच्चे पढ़ने में सबसे अच्छे थे, टॉपर्स थे, उनमें से 10 में से 6-7 इंजीनियर ही बन गए, 1-2 डॉक्टर बन गए। ह्यूमैनिटीज में कम जाते हैं, कॉमर्स में कम जाते हैं। 3 या 4 साल की ग्रेजुएशन में ऐसा तो है नहीं कि जीन्स बदल जाएंगे, डीएनए वही है, जीन्स वही है। इंजीनियरिंग करके फिर वो आईएएस एग्जाम देने लगे, मान लीजिए। आर्ट्स के बाद भी लोग आईएएस एग्जाम दे रहे हैं। पर क्योंकि पहले जो स्कूल में सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे थे इंजीनियर बन गए थे, वो अब भी पढ़ रहे हैं। इंजीनियर टॉप कर गए ऐसा नहीं है। दरअसल वो बच्चे जो स्कूल लाइफ से ही बहुत पढ़ रहे थे, जो संयोग से इंजीनियर भी बने बीच में, वो टॉप कर गए क्योंकि वो बचपन से टॉप कर रहे थे। तो ये इतनी आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन ह्यूमैनिटीज में, कॉमर्स में जो बच्चे होते हैं वो 2 तरह के हैं। एक वो 5-10% जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे स्कूल में, पर बाई चॉइस कॉमर्स लिया या ह्यूमैनिटीज लिया। आप मेरी बात से सहमत होंगे कि ऐसे बच्चों की संख्या 5% से ऊपर नहीं है इस समय। बाकी जो बच्चे ह्यूमैनिटीज लेते हैं, अधिकांश इसलिए कि या तो उनके नंबर कम थे, या उनको मैथमेटिक्स में, साइंस में दिक्कत हो रही है, नहीं उतना मजा आ रहा समझने में, दुविधा होती है। तो उन्हें किसी ने बताया कि ज्यादा आसान पड़ता है, आर्ट्स कर लो, बीए कर लो, आसानी से हो जाएगा। उनको ग्रेजुएशन करना है तो बीए में एडमिशन ले लिया। तो ह्यूमैनिटीज में ज्यादा बच्चे वो आए जो आसानी के लिए आए और कुछ शौक से आए। पर एक ऐसा वर्ग है जिसने बीए इसलिए लिया था कि आसान है, क्योंकि वो नहीं संभाल पा रहा साइंस, लेकिन
ग्रेजुएशन करते करते उसको पढ़ने लिखने में मजा आने लगा, सीरियस हो गया। जब सीरियस हो गया तो उसको सुख मिलने लगा ज्ञान में, और वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते अपने बौद्धिक स्तर पर उसी लेवल पे आ गया जिस पे कोई इंजीनियर था। अब ये भी एग्जाम दे रहा है, अब तो बराबरी की टक्कर है उसके बाद। और मैं हर साल देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग सिलेक्ट हो रहे हैं जो शुद्ध ह्यूमैनिटीज के हैं, सिंपल बीए किया हुआ है, कोई ऐसी ठोस बैकग्राउंड नहीं है। इसी बार जो रिजल्ट आया, 2-4 दिन पहले रिजल्ट आया, उससे मध्य प्रदेश के जो बच्चे निकले हैं, एक बच्ची खरगोन से है 257 रैंक पर, मनीषा धारवे, उसके पूरी ट्राइबल बेल्ट में कोई बच्चा आज तक IAS नहीं बना, वो IAS बनी है। एक बच्ची भोपाल से निकली है जो भारती साहू नाम है, उसकी बैकग्राउंड देखिए, उसके फादर ऑटो चलाते रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा है, इस एग्जाम की यही तो ब्यूटी है कि इसमें IIT के टॉपर्स भी आएंगे और इसमें 12वीं फेल होकर ग्रेजुएशन करके जो बने हैं वो ही आएंगे, हर तरह के लोग आएंगे। असली बात सिर्फ इतनी है कि एग्जाम के लिए आपने कितनी ईमानदारी से मेहनत की, और यदि वो आपने 1.5-2 साल 2.5 साल ठीक से ताकत लगाई है, अपनी स्ट्रेटेजी के साथ लगाई है, तो ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि ना हो। मैं बहुत खुल के ये बात कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आप मोटिवेट होकर इस एग्जाम की तैयारी करें, आप तो पहले से कर ही रही हैं। IAS का एग्जाम मुश्किल नहीं है यदि आप सामान्य बुद्धिमत्ता के स्तर पे हैं और मेहनत करने को तैयार हैं। और MPPSC का एग्जाम IAS की तुलना में बेहद आसान है, बशर्ते स्ट्रेटजी ठीक हो, मुश्किल नहीं। और मैं बहुत होशो हवास में कह रहा हूँ, मुझे ये कहने में जरा से भी दुविधा नहीं, ठीक है। तो IIT वाला कोई मिले कि मैंने तो IIT से B.Tech किया, M.Tech किया, तुमने क्या किया? सर मैंने तो सर अटल ये अटल बिहारी कॉलेज है सर, यहीं पास पे ही है सर, हाँ। वहाँ से डिग्री करी है। आप बोलना मैं अटल बिहारी महाविद्यालय से BA करके आई हूँ, हाँ सर। और अटल बिहारी जी ने भी BA ही किया था और वो पूरा देश संभाल रहे थे, जी सर। और मैं उस देश में रहती हूँ। सीधी सी बात है, जब देश का प्रधानमंत्री बिना B.Tech M.Tech की इतना देश संभाल सकता है, तो मैं जिला नहीं संभाल सकती? जी सर। ऐसी कौन सी खास बात है? तो डरना नहीं है किसी से, खौफ में तो रहना ही नहीं है। कोई आपको डराए ना कि मैंने M.Tech किया है, अब बोलो बधाई हो, मैंने MA किया है, तो क्या फर्क पड़ता है? जी सर। है ना, डरना नहीं, मस्त रहना है। चलिए अब एक काम करते हैं, पहले इन प्रश्नों पर बात कर लेते हैं, अगर उसके बाद समय और मिला और यदि आपके अंदर उतनी ऊर्जा भी बची, अभी तो आप छोटे छोटे रहे, अभी आए हैं, खुश लग रहे हैं, 1-2 घंटे के बाद जैसे सूरजमुखी का फूल सूरज डूबने के बाद ऐसे हो जाता है, तो अभी आप भी कुछ देर में हल्के हल्के ऐसे होने लगेंगे। तो फिर मैं मौके की नज़ाकत को भांपते हुए आप लोगों को भेज दूंगा, ताकि आप घर जाके दूध पी के सो जाएं 2 घंटा, और फिर शाम को उठ के पढ़े। कितने खुश हो रहे कि ऐसा थोड़ा होता है, यहाँ घर में नहीं रहते, PG में रहते हैं, यहाँ मम्मी नहीं है जो डांट के कहेंगे कि दूध पी के सो जा बेटा, ऐसा नहीं होता है, हम कुछ और पीते हैं। चेहरे के भाव में पढ़ रहा हूँ, आपके चेहरे पर क्या भाव आ रहे हैं। चलिए भाई, अब इनमें से कुछ कुछ सवाल, मैं हर सवाल के साथ ना कुछ चीजें जुड़ी हुई सॉल्व कर दूंगा, ताकि एक बेसिक आइडिया आपको हो जाए इस पूरे सिस्टम के बारे में। देखो, पहले जो 2 सवाल है ना, आपस में बड़े इंटरकनेक्टेड है। पहला सवाल हमारा है कि बैकअप हमारे पास होना चाहिए, अपन बैकअप लेके चले कि ना चले? इसका उत्तर है हाउ। बैकअप लेके चलना ही ठीक रहेगा, इसी बात। तो इसका जवाब में, जब कई बच्चे पूछते हैं मुझसे ये बात, तो मैं सिंपल सी बात कहता हूं, देखो, एक अच्छी जिंदगी के लिए एक अच्छा रोजगार बहुत जरूरी है, लेकिन अच्छा रोजगार होने से जिंदगी अच्छी हो नहीं जाती है। एक अच्छा रोजगार एक अच्छी जिंदगी के पैकेज का हिस्सा है। केवल अच्छी नौकरी होने से अगर जिंदगी अच्छी हो जाए तो कोई IAS या कोई IPS सुसाइड क्यों करे? ऐसा भी होता है कभी कभी। इसका मतलब है कि नौकरी बहुत अच्छी मिल जाना जिंदगी शानदार होने की गारंटी नहीं, पर यह तय है कि जिसके पास अच्छा रोजगार नहीं है उसकी जिंदगी तो नरक बनेगी, ये तय है। तो एक वेल सेटल्ड फाइनेंशियल लाइफ आप सबको चाहिए। अभी तो माँ बाप आपके कमा रहे हैं, पैसा भेजते हैं, आप उसको खर्च करते हैं, कभी कभी उड़ाते भी होंगे थोड़ा बहुत, तो ठीक चल रही जिंदगी।
लेकिन अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया हुआ हल्का हल्का, हिंट हिंट में, कि बेटा पेड़ जैसे हो गए हो, फल कब आएंगे, है ना, ऐसा भाव आना शुरू हो गया होगा। अभी वो इनडायरेक्टली बोल रहे होंगे, धीरे धीरे डायरेक्ट बोलेंगे अगर आप नहीं मेहनत करेंगे तो, क्योंकि उनको तो चिंता है ना, उनको आपकी भी चिंता है, अपने बुढ़ापे की भी चिंता है, जो कि लाजमी है, जायज है। तो अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बैकग्राउंड ऐसी है कि अगर नौकरी ना भी मिले तो चिंता की बात नहीं है, आप में से कम 5-10% बच्चे ऐसे होंगे जिनकी बहुत बड़ी खेती है या पेरेंट्स का बिजनेस बहुत बड़ा है, कल को वो चाहेंगे कि आप संभालें अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हैं, तो बैकअप है आपके पास। और बैकअप है तो फिर आप अलग से क्यों पढ़ाई करना चाहेंगे? अगर पढ़ाई का शौक है तो पढ़ाई करनी ही चाहिए, लेकिन डिग्री के लिए तब पढ़ना चाहिए जब कुछ उस डिग्री से फायदा होने वाला है। डिग्री से फायदा क्या हो सकता, 2 हो सकते हैं। एक तो ये कि भाई आप तैयारी कर रहे हैं, साथ में एक डिग्री कर ली, तो इंटरव्यू में आप बता सकते हैं कि मैं इस बीच में ये कर रहा था। दूसरा, अगर MPPSC या IAS में नहीं हुआ तो कम से कम आप उस डिग्री की बदौलत कुछ ना कुछ पा सकते हैं, कोई नौकरी पा सकते हैं। MPPSC नहीं हुआ, IAS नहीं हुआ, तो कम से कम एक गरिमापूर्ण जीवन तो मिले, डिग्निफाइड लाइफ तो मिले, जरूरी है। तो जिसकी बैकग्राउंड ऐसी नहीं है कि नहीं हुआ तो भी पर्याप्त व्यवस्था है, घर में ही है, उन सब से मेरा आग्रह है कि बैकअप प्लान जरूर लेके चले, जरूर। मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि कुछ टॉपर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि हमने कोई बैकअप प्लान नहीं रखा था, हमें एकदम क्लियर था कि IAS ही बनना है, और कैसे नहीं बनूंगा, कैसे नहीं बनूंगी मैं, और मैंने बहुत मेहनत की और आज मैं IAS हूं। और इस पे बजेंगे जोर से तालियां। लोग कहेंगे वाह, बैकअप रखती, डिस्ट्रैक्ट हो जाती, IAS ना बनती, बैकअप रखती, IAS नहीं बन पाती, जिससे बैकअप नहीं रखा तो मैं भी नहीं रखता, मैं भी नहीं रखती। पर आपने इंटरव्यू उस एक का देखा जिससे बैकअप नहीं रखा और IAS बन गया या बन गई। उन 20 का नहीं देखा जिन्होंने बैकअप नहीं रखा था और बने भी नहीं, क्योंकि उनका इंटरव्यू कोई लेने गया ही नहीं। कोई क्यों लेगा उनका इंटरव्यू? उनको मैं जानता हूं पर्सनली। और उसके बाद वो किस गति में रहते हैं, किस स्थिति में रहते हैं, वो संघर्ष आपने कहां देखे? आप तो YouTube पे देख रहे थे ना, आप तो अखबारों में देख रहे थे, आप तो टीवी पे देख रहे थे। आपने उन गलियों में, उन सड़कों पर खाक छानते बच्चों को कहां देखा जो बिना बैकअप के तैयारी कर रहे थे और कोई बैकग्राउंड ऐसी थी नहीं, और अंत में ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे। इसलिए जब भी कोई इंटरव्यू देखो, हमेशा ध्यान रखो कि ये एक सैंपल है, ये एकमात्र सैंपल नहीं है, ये बहुत सारे सैंपल्स में से एक सैंपल है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बैकअप प्लान जरूर रखना है। और बैकअप प्लान क्या हो सकता है? पहली बात तो IAS की तैयारी करने वालों से मैं कहता हूं कि स्टेट का PSC या PCS एक बैकअप प्लान है आपके लिए। फिर स्टेट में भी लोअर सबऑर्डिनेट के भी एग्जाम होते हैं, जिसको जैसे उत्तर प्रदेश में RO बोलते हैं, रिव्यू ऑफिसर बोलते हैं, यहाँ भी उसका कुछ और नाम चलता होगा। तो PSC की तैयारी करके कई एग्जाम्स ऐसे हैं जो अपने आप तैयार हो जाते हैं आपके, वो भी एक बैकअप ऑप्शन है। लेकिन PSC की तैयारी के साथ जो 2 सबसे अच्छे बैकअप ऑप्शंस मैं समझ पाता हूं, एक ये है कि लगे हाथ LLB कर लीजिए या तो, और या फिर किसी एक विषय में, क्योंकि PSC में वैकल्पिक विषय अब नहीं होता है, UPSC में तो होता है। तो हम UPSC में कहते हैं कि आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आप उसी में मास्टर्स कर लीजिए, MA कर लीजिए। और MA आपको पता है उत्तर भारत में कैसे होता है, MA मतलब MA ऐसे ही हो जाता है। कई बार तो पता भी नहीं होता कि कौन से कॉलेज से हमने किया है, डिग्री में देखना पड़ता है मैंने कौन से कॉलेज से किया, रुक, इस कॉलेज का नाम ये है, मैंने यहाँ से किया है। ये कहाँ पढ़ता है? ये वहां पढ़ता होगा, क्योंकि आप सिर्फ एग्जाम देने गए थे। व्यवस्था एकदम ऐसी बनी हुई है उत्तर भारत में, ऐसे तमाम मशरूम की तरह कॉलेज खुले हुए हैं जो ठेका लेके आपको एग्जाम पास करवाएंगे। उनका उतना ही काम है, क्लास बिल्कुल नहीं होगी। आप चाहेंगे क्यों? पहली बात तो चाहेंगे तो भी नहीं होगी। वो सारी व्यवस्थाएं करवा देंगे एग्जाम के दिन। अगर आप आना चाहें तो अच्छी बात है, वरना किसी और को बिठाएंगे, उसकी व्यवस्था भी करवाएंगे और डिग्री मिल जाएगी आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा करें, क्योंकि आप जब तैयारी करेंगे IAS या MPPSC की, आपका बौद्धिक स्तर इतना अच्छा होगा कि आप किसी विषय को थोड़ा सा 2-4 महीने ठीक से पढ़ के एग्जाम देंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे। LLB में भी इस समय हालत ऐसी ही है,
हो जाता है। एक दिन पढ़ के लोग एक पेपर निकाल लेते हैं। तो डिग्री कम से कम रहने से फायदा ये है कि अगर आप कल को वकील बनना चाहें या जज बनना चाहें, जज बनना बहुत मुश्किल काम नहीं। लोअर सबऑर्डिनेट में जैसे वो एक भैया जज बनने के लिए आए हुए हैं ना, आपने LLB की डिग्री आपके पास अगर है और आप तय करेंगे जज बनना है, 1 साल की गंभीर तैयारी से जज बनने के बारे में सोचा जा सकता है। और वकील बनने के लिए शायद 2-3 महीने की ठीक ठाक पढ़ाई कर लेने से बात बन जाती है। उसमें करना ये कि आपको एक खास एक्ट पकड़ लेना है। जैसे आपने कहा मैं क्रिमिनल मामले देखूंगा, क्रिमिनल मामलों में बेल पिटिशन देखूंगा, तो आपको CRPC की 3 धाराएं याद कर लेनी है और रोज सुबह से शाम तक जिन जिनको जेल हुई है उनको जेल से बाहर निकलवाने के लिए उन 3 धाराओं का उच्चारण करना है जज के सामने। और एक वकील साहब मुझे हंसी मजाक में बता रहे थे कि सबसे अच्छा प्रोफेशन वकील का होता है। बोले कबीर दास भी कह गए। मैंने कबीर ने तो नहीं कहा होगा, कबीर के नाम से कोई और कह रहा होगा। तो कबीर दास के नाम से लोग आजकल दोहे लिख रहे हैं वकीलों के बारे में भी। कबीरा इस संसार में सबसे सुखी वकील, कबीर ने लिखा नहीं है, कबीर के नाम से खेल हो रहा है। कबीरा इस संसार में सबसे सुखी वकील, जीत गए तो फीस मिले, हारे तो अपील। तो बढ़िया है, फीस मिल गई, हार गए तो अपील करेंगे और आगे मामला जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब आप MA कर लेंगे किसी विषय में तो आपके सामने बड़ा अच्छा ऑप्शन खुलता है टीचिंग का, स्कूल में या कॉलेज में। अगर 1 साल या 2 साल की छोटी सी डिग्री B.Ed की है वो साथ में कर लें। सरकारी टीचर जो होता है ना हमारे देश में, उसके ऊपर बड़ी अच्छी जिम्मेदारियां हैं अगली पीढ़ी को अच्छा बनाने की। और साथ में सरकारी टीचर होने का मतलब है कि आपको मरी हालत में भी 60, 70, 80 हज़ार रुपए का वेतन मासिक मिलता है, जो एक गरिमापूर्ण जीवन एक छोटे परिवार के लिए पर्याप्त राशि है। तो मुझे बस चिंता ये है कि बनेंगे तो कलेक्टर बनेंगे, नहीं तो कंडक्टर बनेंगे, ऐसा ना हो जाए। बीच की स्थिति है कि एक अच्छी सरकारी नौकरी में है और उसमें रहते हुए PSC का अटेम्प्ट दे रहे हैं, क्योंकि PSC में एज की बहुत दिक्कत रही है, आप लंबे समय तक तैयारी कर सकते हैं, लेकिन एक नौकरी होल्ड कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बैकअप ऑप्शन ज़रूर लेकर चलें। अगर आप किसी बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली से हैं तो बस तब आपके लिए अलग बात है। एंग्जाइटी की बात कल भी इन 2 बच्चों ने मुझसे पूछी थी और अभी जब मैंने हाथ उठवाया तो पता लगा आप सब एंग्जाइटी से लगभग गुजर चुके हैं, केवल छोटे बच्चे बचे हुए अभी तक। आपको एंग्जाइटी पता भी नहीं होगा क्या होता है, आइडिया भी नहीं होगा, आपको भी नहीं पता होगा एंग्जाइटी। आपको पता है, अच्छा पता है, हमने पढ़ा है उसके बारे में, लेकिन फील नहीं किया कभी, है ना। तो एंग्जाइटी को हिंदी में आप चिंता कह सकते हैं, लेकिन चिंता के लिए एक शब्द कंसर्न भी होता है, और यह एंग्जाइटी का मतलब ये होता है जब आपको खुद को लेकर, अपने भविष्य को लेकर या किसी चीज को लेकर, अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत तनाव सा होने लगे। तनाव तो सबको होता है, हल्का फुल्का सामान्य बात है। आपको दिन में 2-4 मिनट तनाव हुआ, फिर आपका मूड ठीक हो गया, किसी ने आके हंसाया, आप हंस पड़े, ठीक हो गया, और नॉर्मल बात है, सामान्य बात है। अगर किसी को कभी तनाव नहीं हो रहा तो ये तनाव की बात है। तो अगर आप थोड़ा बहुत तनाव होता है तो ऐसा मतलब आप एकदम फिट हैं, मेंटली फिट हैं, साइकोलॉजिकली फिट हैं। थोड़ी बहुत चिंता रहे तो जिंदगी में गति रहती है। चिंता अगर ना हो ना तो जिंदगी में मजा ही नहीं है। जिंदगी में मजा, जिसको बोलते हैं आपकी जेन जी की भाषा बोलते किक नहीं है, किक लाइफ में। तो किसी के पास जाओ किक लगवा के आ जाओ, उसमें क्या दिक्कत है। तो जिंदगी में किक अगर नहीं मिल रही है इसका मतलब है कि चिंता नहीं है, कोई स्ट्रगल है ही नहीं। थोड़ी बहुत स्ट्रगल्स होती हैं, चिंताएं होती हैं, तो उसका अपना सुख है, सौंदर्य है। लेकिन जब इस चिंता का अनुपात बढ़ने लगे और ऐसा बढ़ने लगे कि आपको रात दिन तनाव सता रहा है, केवल नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव वाले बंद हो गए, यह अनुपात इतना भयानक है कि 95% नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव 5% आते हैं, और रॉकेट की स्पीड से नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इतनी तेज गति से आते हैं। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, हार्ट बीट्स तेज हो जाती हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि पर सोना चाह रहे, नींद आ ही नहीं रही है, बेचैनी बहुत ज्यादा है। और कभी कभी ऐसा कि आपके हाथ में, पैर में नमनेस होने लगे, हाथ पैर सुन्न होने लगे, या हाथ पैर में वाइब्रेशन जैसी फील होने लगे,
सिर भारी रहने लगे, और ये लगातार, ऐसा नहीं कि एक दिन हुआ, बार बार होने लगा। तो इसका मतलब है कि अब आप जिस स्थिति में हैं उसको एंजाइटी कहते हैं। मेडिकल साइंस में एंजाइटी के कुछ कुछ ये लक्षण माने जाते हैं। आप एंग्शियस हैं, और एंजाइटी समय रहते ठीक न हो, स्पेशली अगर 2 सप्ताह तक लगातार चल जाए इसी लेवल पर, तो खतरा होता है कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। और डिप्रेशन इतनी बुरी अवस्था है कि भगवान करे किसी के दुश्मन की भी ना आए। हमारे दोस्तों की तो ना ही आए, दुश्मन को भी इतना बड़ा श्राप मत देना कि डिप्रेशन में चला जाए। वो बहुत बड़ा श्राप है। डिप्रेशन का मतलब है कि आप हिल ही नहीं रहे, उठ ही नहीं रहे, लेटे हैं तो लेटे ही, न खाने का मन कर रहा है या बहुत ज्यादा खाने का मन कर रहा है। दोनों में से एक स्थिति हो सकती है। अमूमन ये खाने का मन नहीं कर रहा, ना पढ़ने का मन कर रहा है, ना कहीं जाने का मन कर रहा है, किसी से मिलने का मन कर रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, अकेले बैठे हैं, आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। कई बार आप समझ ही नहीं पा रहे क्या हो रहा है। और आपके आसपास जो ज्ञानी लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, अरे ये सब कुछ नहीं होता डिप्रेशन पे, कुछ नहीं होता, चल हमारे साथ। ये बहुत ही हल्का आदमी है, इसको पता नहीं डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन बहुत गंभीर रोग का नाम है। ये हंसी मजाक से सॉल्व नहीं होता है, ये गंभीर समस्या होती है। और आप लोगों की उम्र में इसके चांसेस थोड़े ज्यादा इसलिए होते हैं, एक तो आप लोगों की उम्र ऐसी है कि ये उम्र दोस्ती, प्यार, मोहब्बत वाली उम्र है। इसी समय आपके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ भी है, सफल होना है, परिवार को सेटल करना है। ये क्राइसिस है, ये युवा जीवन में क्राइसिस रहता है। फिर आपके हार्मोन सभी ऐसे हैं जो उछलते बहुत ज्यादा हैं। जब आप 30-35 के हो जाएंगे तो हार्मोन्स आपके उछलेंगे कम, हल्का हल्का ऐसे ऐसे होते हैं, अभी ऐसे ऐसे होते हैं। जब हार्मोन्स यूं ही उछलते हैं तो परेशान करते हैं। और ये आप नहीं चाह रहे, ये आपकी बायोलॉजी है। मतलब एक बड़ी सुंदर किताब है, इट्स नॉट यू इट्स योर बायोलॉजी। जो आप है वो आप नहीं है, आपकी जैविकी है। आपके हार्मोन्स आपको वैसा बना रहे जैसे आप हैं। तो इस उम्र में उछल कूद मचाना बहुत नॉर्मल बात है। इस उम्र में वो हार्मोन्स आपको परेशान ज्यादा करते हैं, स्वाभाविक सी बात है। और क्योंकि वो हार्मोन्स की अपेक्षाएं ज्यादा हैं, इसकी निराशाएं भी ज्यादा होती है। अपने फादर को आप कभी देखिएगा, वो ना बहुत खुश होते होंगे ना बहुत दुखी होते होंगे। इसलिए नहीं कि बहुत महान आदमी है, क्योंकि उनकी उम्र 50 साल है और आदमी है। 50 साल का आदमी आमतौर पर लगभग ऐसा हो जाता है। और ये हार्मोनल बैलेंस, जैविकी, उन सबके फैक्टर्स ज्यादा होते हैं। इसमें किसी का तीर मारने वाला मामला नहीं होता है। मम्मियों का स्वभाव आमतौर पर थोड़ा सा अलग रहता है। 50 की तो ये मस्त मोला रहती है, खूब हंसी मजाक मौज मस्ती करनी हो, कहीं शादी ब्याह में जाके डांस करना हो तुरंत तैयार हो जाती है। कोई मर जाए खटाक से जाकर रोना शुरू कर देती है। बाप यहाँ भी मनहूस वहां भी मनहूस, क्योंकि उसको वो नहीं समझ पाता कैसे बिहेव करना है इन सब मामलों में। वो अपना शेयर मार्केट और न्यूज और एमएलए और इसी सब लगा रहता है कि कौन विधायक बना, कौन मरा, कौन क्या हुआ। खबरों में उसकी जिंदगी कट जाती है। तो एंजाइटी तो सामान्य बात है, लेकिन वो डिप्रेशन के लेवल तक ना पहुंचे ये चुनौती है। तो जब जब आपको एंजाइटी होगी जरूर, सामान्य बात, बच नहीं सकते उस चीज से। और एक आध बार हो ही जाए तो ठीक रहता है। एक आध बार मुझे खुद हुई थी एक बार, और 1.5 साल तक रही। दवाइयां खानी पड़ी, उसके लिए गंभीर समस्या हो गई थी। फिर ठीक हो गया। मुझे कारण पता था, वो कारण जैसे दूर किया तो 5-7 दिन में दवाई छूट गई। उसके बाद से मैं एकदम मस्त हूं। उसका फायदा बड़ा हुआ। 1.5 साल तक दवाइयां खा के एंजाइटी से निकलने में बड़ी दुविधा तो थी। और उसका फायदा ये हुआ कि उसके बाद से कुछ भी हो जाए मुझे एंजाइटी होती नहीं। कहते हैं ना, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। एक बार निकल लो तो ठीक रहता है। गालिब ने कहा था कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आशा हो गई। एक लेवल तक मुश्किलें परेशान करती हैं, एंजाइटी होती है। एक समय के बाद लगता है अरे ये सब तो झेला हुआ पहले भी, इसमें क्या है, आजा आजा तू भी आजा, कोई बात नहीं, एक और सही। तो मेरी राय ये है कि इस उम्र के बच्चों को एक आध बार एंजाइटी का अटैक हो ही जाए ना तो ठीक है, छोटा मोटा, बहुत बड़ा नहीं। खूब बेचैनी, नींद नहीं आ रही है, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम, आपकी वो एक फिल्मी गीत है, मैंने उसकी एक लाइन बोल रही, फिल्मी गीत।
एक आध बार ये हो जाए ठीक रहता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आपके हार्मोन्स थोड़ा स्टेबलाइज होते हैं, आपका व्यक्तित्व थोड़ा स्टेबलाइज होता है, फिर आप धीरे धीरे संभाल लेते हैं बड़ी बड़ी चुनौतियों को। जो बच्चे घर से पहली बार निकलते हैं बहुत प्रोटेक्शन में होते हैं, घर से बाहर निकलने के बाद दुनिया देखना शुरू करते हैं, कितनी दिक्कत होती है। पहली बार कोई ना कोई बेवकूफ़ बनाता ही है, कोई थोड़े पैसे ठग के ले जाता है किसी बहाने से, और आपको लगता है दुनिया इतनी गंदी है, हम तो भरोसा कर रहे थे। और 5-7 साल बाद आप भी उस तरफ हो जाते हैं, फिर कोई नया आता है तो दुनिया यूं ही चल रही है। इसलिए इस तरफ से उस तरफ पहुंचने के लिए कुछ झटके बहुत ज़रूरी है, अनुभव से हम सीखते हैं। कल मुझे एक बच्ची ने कहा, मैं उसी एग्जाम्पल से समझाता हूँ, उसने कहा कि मुझे एंग्जाइटी की दिक्कत है, क्योंकि मैं बहुत गंभीरता से पढ़ रही थी 7-8 महीने से, जनवरी के आसपास से एंग्जाइटी की मुझे शुरुआत हुई। उसने खुद एक कारण भी बता दिया जो उसको पता नहीं था कि वही कारण है। उससे क्या, मैं सुबह 7 बजे लाइब्रेरी में आती थी, रात को 12 बजे जाती थी, इतना पढ़ती थी। जब आती थी घर में सब सोए होते थे, जब जाती थी सो चुके होते थे। मैं केवल पढ़ाई करती थी, इतना तल्लीन थी पढ़ाई को लेकर। तो मैंने उसको बताया कि आपकी एंग्जाइटी का जो मैं समझ पा रहा हूँ 2 ही कारण हैं। नंबर 1, एंग्जाइटी का बेसिक लक्षण पता है क्या है? लक्षण का मतलब जो स्थिति बनती है, जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम इतनी है, हमारी दिक्कत ये है कि हम अपने विचारों से उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देते हैं। प्रॉब्लम है इतनी, बस इतनी सी प्रॉब्लम, बस सोच सोच के हमने इसको इतना बड़ा बना दिया, और हम अपने मन ही मन में जूझ रहे हैं कि इतनी बड़ी समस्या और मैं ये हूं, मैं कैसे जूझूं, जबकि जूझना इससे है, और आपने उसको इतना बड़ा बना दिया कि इससे मैं कैसे जूझूं, और मन ही मन में घबरा के। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, सिंपल सा एग्जाम्पल ये है कि आप और आपका कोई दोस्त या आपकी कोई दोस्त पोहे खा रहे थे किसी शॉप पे, और इतने में आपके शहर के किसी पड़ोस के इंसान ने आपको देख लिया। ये सब भय रहता है ना आप लोग के मन में थोड़ा सा, क्योंकि पापा मम्मी नहीं समझते इंदौर की जिंदगी कैसी है। इंदौर में नया दौर चल रहा है, वो पुराने शहर में नहीं चल रहा है। और उसने अपना फोन निकाला और अपनी फोटो खींच ली, और वो भी ऐसे एंगल से खींची कि आप चम्मच दे रहे थे पर लग रहा है कि हाथ में हाथ डाल के बैठे। आप दे रहे थे चम्मच, पर वो सिचुएशन ऐसी लग रही है कि हाथ पकड़ा हुआ है। अब आपको लग रहा है कि गए आज तो, अब तो जिंदगी के आखिरी कुछ क्षण बचे हैं, और आपको लग रहा है कि ये वहां जाके बताएगा। हो सकता है कि उसको पता भी ना हो कि आप वहां बैठे थे। हो सकता है कि बहुत सारी भीड़ थी, 50 लोग थे, आप भी थे, शायद उसकी नजर भी ना पड़ी हो आपके ऊपर, शायद उसने यूं ही, और फोटो ना भी खींची, शायद उसने बेशक फोटो अपना लिया हो किसी और काम से, सेल्फी खींच रहा हो क्या पता, और सेल्फी के उस तरफ आप बैठे हो, क्या पता सेल्फी खींच रहा हो मुंह टेढ़ा करके, जैसे आजकल लोग करते हैं, आंख इधर करके मुंह उधर करके सुअर जैसा मुंह बना के सेल्फी खींचते हैं, जो प्यारा सा पिग जैसा, छोटा पिग जो होता है प्यारा सा, वैसी फोटो खींचते हैं अपनी। क्या पता वो सेल्फी खींच रहा हो, पता भी नहीं, लेकिन आपको तो रूह कांप गई आपकी। तो अब आपको लग रहा है क्या हुआ? अब देखिए हुआ कुछ नहीं। हो सकता है वो व्यक्ति पहचान भी गया हो तो उसको ये अंदाजा हो कि भाई बड़े शहर में बच्चे ऐसे करते हैं, मेरे बच्चे भी तो रहते हैं, मैं क्यों किसी बच्चे की प्राइवेसी पे हमला करूं? कल को कोई मेरे बच्चे की प्राइवेसी पे हमला करेगा तो नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो कुछ ना करे, और आपके मन में कल्पनाएं शुरू हो गई है, रॉकेट की गति से शुरू हो गई है। अब ये फोटो मेरी मम्मी को भेजेगा, पापा को भेजेगा, पापा देखेंगे, दिल का दौरा पड़ जाएगा पापा को, अटैक। ओह, फिर ताऊजी देखेंगे, फिर मोहल्ले में फैल जाएगी फोटो, फिर अखबार में कल छपेगा, फिर यूट्यूब पे कई वीडियो बन जाएंगे। भाई अब मैं क्या करूं, मैं तो बदनाम हो गया, या हो गई, ये हो गया, वो हो गया, अब मैं क्या करूं? और एंजाइटी शुरू, तनाव शुरू। अब आपका दोस्त कह रहे चलो चलें, आप ऐसे कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा आपको, और अगले 2-3 दिन तक आप एंजाइटी से भरे हैं, कुछ हुआ ही नहीं। 3 दिन बाद आपको होश आया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ओह, बाल बाल बच गए। दिक्कत जो थी उसको इतने गुना आपने मन में बढ़ा लिया कि आप उसी से जूझ रहे हैं। और कल जो बच्चे थे उसने क्या किया, 2023 में जो यूपीएससी का प्रीलिम्स आया, इस बार बहुत लोगों को एंजाइटी हो रही,
2023 में जो प्रीलिम्स का पेपर आया, आज तक का सबसे मुश्किल पेपर था वो। सी सेट का तो था ही, जीएस का भी ऐसा था कि कट ऑफ पहली बार 75 आई है जनरल कैटेगरी में, जबकि पिछली बार 86 थी 200 में। इस बार 75 है। आज तक इतनी कम कट ऑफ नहीं आई, क्योंकि पेपर टफ था, सिंपल सी बात। अब 200 में से 75, यानी जिसने 100 में से 38 सवाल ठीक किए, उसका प्रीलिम्स हो गया जनरल में। एससी एसटी में और नीचे है, ओबीसी का ऑलमोस्ट इक्वल है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का और नीचे है, काफी नीचे तक भी गया है। अब आपको 100 में से 38 सवाल करने, 10 में से 4 सवाल ठीक आने चाहिए बेसिकली। लेकिन आप जब पढ़ रहे हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पिछले साल के, जैसे 10 में से 4 हो रहे हैं, आपको चिंता कि 6 नहीं हो रहे हैं। बस आपको ये नहीं पता कि 4 होने पर प्रीलिम्स हो जाता है, और आपने चिंता इतनी बढ़ा ली कि अरे टॉपिक पढ़ लिया फिर भी नहीं हो रहे। आप समझ ही नहीं रहे कि यूपीएससी का तरीका क्या है सवाल पूछने का। तो एंजाइटी का सिंपल कारण पहला होता है कि जो समस्या है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के अपने मन में बैठा देते हैं, उससे जूझते रहना। और दूसरी और सबसे खास वजह यह है, किसी ऐसे व्यक्ति का आसपास न होना जिससे बात करके एंजाइटी कम हो जाए या ठीक हो जाए। वो आसपास आमतौर पर दोस्त होते हैं, दोस्त से अच्छा कोई साथी इस मामले में नहीं होता है। पेरेंट्स तो एंजाइटी कई बार दे रहे होते हैं, तो उनसे अब कैसे एंजाइटी खत्म करेंगे। किसी किसी को अच्छे ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं, स्पेशली ऐसी मम्मियाँ मिल जाती हैं जो एंजाइटी खत्म कर देती है। पर कई घरों में क्या होता है, आप लोगों की उम्र में पेरेंट्स एंजाइटी का सोर्स हैं, तो आप उनसे कैसे डिस्कस करेंगे। वो तो जैसे उनसे बात करेंगे, पापा एग्जाम पास है, घबराहट हो रही है, पापा बोलेंगे 2 साल से पाल रहा हूं तुझे, इतने में बैल पाला होता ना, अब तक ठीक ठाक बिक जाता। अब आप सोच रहे हैं कि अरे यार, किसको मैं बता रहा हूँ एंजाइटी हो रही है, जिसको एंजाइटी का मतलब नहीं पता, वो आपको लगता है ये तो ठीक सोर्स नहीं है, ये तो और बढ़ा दी एंजाइटी, 1.5 गुना करके भेजी है। तो अगर आपके पास 2-4 बढ़िया दोस्त हैं, एक या 2 भी अच्छे दोस्त हैं, प्रतिस्पर्धा दोस्तों में होती है, पर इतनी ना हो कि दोस्ती पीछे चली जाए, प्रतिस्पर्धा केंद्र में आ जाए, कि एक ही रूम में नोट छुप छुप के बनाने पड़ते हैं। ये नौबत ना आ जाए। नोट्स बनाओ धूमधाम से कि इसके मैं बना रहा हूँ, इसके तू बना ले, बांट लेंगे आपस में, बात खत्म। तेरा भी सिलेक्शन होगा, मेरा भी होगा, ठीक है, रैंक ऊपर नहीं जाए, क्या फर्क पड़ता है यार। लेकिन दोस्ती केंद्र में है, प्रतिस्पर्धा नंबर 2 पे। अगर ऐसे 2-3 दोस्त होना, दिन में आधा घंटा 1 घंटा गप मारिए, शुद्ध गप मारिए, कोई पढ़ाई की बात, प्योर गप एकदम, उसे पढ़ाई का जरा छौक भी नहीं लगाना है, एकदम गप मारनी है। अपना पोहे खाओ, गप मारो एकदम मस्ती से, और जितनी भड़ास मन में निकाल लो कि अरे यार आज मैंने पापा को फोन किया कि एंजाइटी है, और 2 गुना करके भेज दिया। बोले हमारे घर में भी है यार, ये बाप नाम का प्राणी होता ही ऐसा है, इनसे जितना बचो उतना बढ़िया। इनसे महीने में सिर्फ उस दिन बात करो जिस दिन पैसे मंगवाने होंगे। ये बाप नहीं, ये एटीएम होता है। पासवर्ड आपको पता है, पासवर्ड क्या है, पापा बहुत घबराहट हो रही है, पैसे आ जाते हैं। इससे ज्यादा ना वो दे पाएगा, ना उससे उम्मीद करो, और कुछ और मांगोगे तो धमकी आएगी, चेतावनी आएगी, छोड़ो। वो ठीक भी है, आमतौर पर पिता लोग बच्चे को थोड़ा तनाव में रखते हैं ताकि बच्चा ढीला ना पड़ जाए। मम्मी अनकंडीशनल प्यार करती हैं ताकि बच्चा घबरा ना जाए। तो बाप और माँ ने बांट रखा है अपना अपना काम। बायोलॉजी ने बांट रखा है कि मम्मियाँ प्रायः अनकंडीशनल लव बच्चों से करती हैं, बच्चों से, पति से नहीं, सिर्फ बच्चों से अनकंडीशनल लव करती है। और बाप जो होता है वो कंडीशनल लव करता है कि बेटा प्रीलिम्स निकाल लो, साइकिल दिलवा दूंगा, मेंस निकाल लो, बाइक दिलवा दूंगा, फाइनल कर लो, कार दिलवा दूंगा। और बेटा अगर नहीं हुआ तो, प्रीलिम्स नहीं हुआ तो साइकिल नहीं रिक्शा, मेंस नहीं हुआ तो बाइक नहीं ऑटो, और इंटरव्यू नहीं हुआ तो कार नहीं टैक्सी। दिलवाऊंगा तब भी, लेकिन तब सीधे सीधे स्टार्टअप तुम्हारा शुरू करवाएंगे, रिक्शा का स्टार्टअप। तो बाप ऐसे करता है, कंडीशनल लव करता है। माँ मस्त रहती है, मम्मी अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरा बेटा है तो आजा बच्चे, आजा बेटा, राजा बेटा, राजा बेटा, राजा बेटा। रिक्शा चला रहे पर राजा बेटा है, राजा राजा होता है, माँ की नजर में तो राजा ही है।
तो भाई अपने आसपास एक ऐसा व्यक्ति या दो ऐसे व्यक्ति रखिए जो अनकंडीशनल फ्रेंड्स आपके हों, दोस्त हों, शानदार दोस्त हों। कल वो बच्ची बोले सर वही तो नहीं है, मैंने कहा वो मैं तो नहीं बनवा सकता भाई, है ना, वो तो आपकी उम्र के आपके आसपास के बच्चे ही होंगे। अपने आसपास देखो कोई ना कोई दोस्त बनेगा, बड़ा मस्त होके घूमो फिरो, किताबों से बाहर निकलो। और यहाँ तो हर चौथी शॉप खाने पीने की है, घुस जाओ किसी शॉप के अंदर, दोस्त बन जाएंगे। उससे एंग्जाइटी कंट्रोल में रहेगी, और एंग्जाइटी सच में सीरियस प्रॉब्लम है, आप लोगों को इससे बचना चाहिए। ये कोई उम्र है एंग्जाइटी की? एंग्जाइटी किसी बड़ी वजह से लेनी चाहिए, क्या छोटी छोटी वजह। अब आपके सवाल पे आते हैं। इनके सवाल के बहाने कुछ और सवाल भी कर लेंगे। इनका कहना है कि यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम से फिलॉसफी मैं सोचती हूँ कि रखूँ, और इसलिए सोचती हूँ कि ग्रेजुएशन भी फिलॉसफी में ऑनर्स कर लूँ। फिलॉसफी ऑनर्स यहाँ होगा या डीयू में होगा? स्टीफेंस में आप जाना चाह रही है, तो फिलॉसफी ऑनर्स करना ठीक है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं तो फिलॉसफी कई साल पढ़ाया भी है। लेकिन फिलॉसफी में करियर ऑप्शंस बहुत ज्यादा अपने आप में नहीं है। सो इफ यू गो इनटू सिविल सर्विसेज then it's fine. If you are not a civil servant, then philosophy doesn't offer you any career except being a professor or assistant professor in DU or some other universities. पर फिलोसफी की वैकेंसी सबसे कम आती है। कारण ये है कि फिलोसफी सबसे कम कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। जितने कम कॉलेज में पढ़ाए जाएंगे उतनी कम वैकेंसीज होंगी। तो मेरे जो दोस्त फिलोसफी पढ़ाते हैं DU में या कई और कॉलेजेस में या किसी और यूनिवर्सिटी में, मैंने जनरली पाया है कि उनके पास करियर के ऑप्शन ज्यादा नहीं होते, एंड दे हैव टू स्ट्रगल अ लॉट फॉर द करियर इफ दे आर नॉट इनटू सिविल सर्विस। अब इतना खतरा हम तब उठाएं जब फिलोसफी यूपीएससी के लिए इतना शानदार विषय हो कि फिलोसफी लिया और वो मतलब ऐसा चराग है कि रगड़ा और IAS बन गए, जिन्न बाहर निकल गया, या तो ऐसा हो। ऐसा चराग वो है नहीं। फिलोसफी इज वन ऑफ द गुड सब्जेक्ट्स इन यूपीएससी। ऐसा नहीं है कि वो बाकी सब विषयों से बहुत आगे है, ठीक है, वन ऑफ द गुड सब्जेक्ट। तो यदि आप मुझसे पूछें और मैं पूरी कैलकुलेशंस के बेस पे आपसे कहूं, तो मेरे हिसाब से फिलोसफी ऑनर्स करना एक बहुत अच्छा आइडिया नहीं। ठीक, मैं जानता हूं कि आपके मन में ये होगा कि मैं तो IAS बन ही जाऊंगी, बैकअप क्यों सोच रहे हो। लेकिन मैंने ऐसे बहुत बच्चों को देखा जिनको IAS बन ही जाना चाहिए था, टॉप करना चाहिए था, पर किसी वजह से नहीं सिलेक्शन हो पाया। सो while giving you an advice, I have to be careful about the situation if you don't happen to be a civil servant. तो मैं ये मान के चलता हूं कि प्रतिभावान से प्रतिभावान बच्चा भी 1% चांस है कि सिलेक्ट ना हो पाए, और नहीं हो पाया तो उसकी जिंदगी कमजोर ना हो। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन अभी है विषय बदलने का, अगर आप भर चुकी हैं CUET में फाइनली, तो अलग बात है। भर ही दिया होगा मेरे ख्याल से आपने, एग्जाम तो नहीं हुआ, लेकिन CUET में शायद ऑप्शन भरने होते हैं पहले से ना, है ना। तो अगर ऑप्शन है तो मेरी सलाह ये है कि नंबर 1 पे आप रखिए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। पॉलिटिकल साइंस के 2-3 फायदे हैं। एक तो यूपीएससी में वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट। इस समय यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम में 3 विषय काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। पॉल साइंस है, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी है। इनके अलावा मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी को भी काफी सपोर्टिव सब्जेक्ट मानूंगा, क्योंकि वो GS में बहुत हेल्प करते हैं आप। इनमें से कोई विषय अगर पढ़ें, और दूसरी बात मैं आजकल ये भी एडवाइस करता हूं कि यूपीएससी अगर देना है तो डोंट गेट इनटू ऑनर्स कोर्स, ठीक है। लेकिन मेरा काम आपको ये बताना है कि इंटरेस्ट अकेला फैक्टर नहीं होना चाहिए, कुछ और भी फैक्टर्स हैं। ऑनर्स में क्या है कि आप एक ही विषय को 3 साल तक बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, बाकी विषय नहीं के बराबर आते हैं, बहुत हल्का सा। जो BA डिग्री है, BA प्रोग्राम DU का है, उसमें क्या होता है कि आप 3 या 4 सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ते हैं। तो जब DU में जाने वाले बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्या पढ़ें, मैं उनसे कहता हूँ कि ऑनर्स उनके लिए ठीक है जिनको उसी विषय मास्टर्स, PhD, एकेडमिक्स करना हो, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मैंने भी ऑनर्स किया हुआ है, तो वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। जिनको सिविल सर्विस में जाना है, पहले से क्लैरिटी उनको है, उनके लिए ज़्यादा अच्छा है कि वो एक विषय के बजाय 2-3 विषयों को ठीक से पढ़ें ग्रेजुएशन में, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी या ज्योग्राफी। इनमें से एक विषय फिलॉसफी भी हो सकता है, तो आपका इंटरेस्ट भी सेटल हो जाएगा और आप 2-3 विषय पढ़ेंगे। इसका फायदा क्या है? एक तो आपने 3 विषय पढ़ लिए और यूपीएससी की एक समझ बन गई आपकी।
इवन अदरवाइज इफ यू वांट टू परस्यू मास्टर्स, अब आपके पास 3 ऑप्शन है। फिलॉसफी ऑनर्स के बाद आपके पास मास्टर्स में एक ही ऑप्शन है फिलॉसफी, लेकिन बीए प्रोग्राम के बाद आपके पास 3 ऑप्शन है कि आप मास्टर्स पोल साइंस में भी कर सकती हैं, हिस्ट्री में भी कर सकती हैं, ज्योग्राफी में भी कर सकती हैं, या अगर आपने कोई और विषय रखा है उनमें से फिलॉसफी है तो उसमें भी कर सकती हैं। तो और फिलॉसफी ऐसा विषय है कि इस उम्र में फिलॉसफी ज़्यादा पढ़ने के खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार लगता है कि कमंडल लेके निकल ही जाते हैं। अब क्या रखा है इस संसार में, असली तो वो है। तो ये सब बातें 50 की उम्र में शोभा देती है। अभी तो आप लोग छोटे छोटे हैं, डिस्को जाने की उम्र है और चले गए हमारे। डिस्को की उम्र में खिसको ठीक नहीं होता है, तो वो खिसको की उम्र 50 की ठीक है। अभी तो डिस्को विस्को की उम्र, अभी धूम मचाइए और खूब घूमिए फिरिए, दोस्तों के साथ डांस कीजिए, गाना गाइए। फिलॉसफी पढ़ के खतरा है कि वो सब करने का मन बंद हो जाएगा। फिर आपके दोस्त कहेंगे कि चलो डांस करते हैं, आपने क्या रखा है, सब निरर्थक है। कुछ सार्थक कार्य करो, चेतना के बारे में सोचो, प्राण ऊर्जा के बारे में सोचो। फिर आप ऐसी बात करेंगे वो सब आपको प्रणाम करेंगे, हे देवी। तो मतलब मेरा कहना यह है कि इट्स नॉट ए ग्रेट आइडिया टू डू फिलोसफी ऑनर्स, स्पेशली व्हेन यू वांट टू बी ए सिविल सर्वेंट। इन दैट केस पॉलिटिकल साइंस विल बी द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में आप आईआर पढ़ते ही पढ़ते हैं, एंड इफ यू वांट टू गेट इनटू फॉरेन सर्विसेज यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आप कितना भी घुमा ले, मैं बोलूंगा नहीं जो आप सुनना चाह रही है, मैं बोलूंगा वही जो मुझे ठीक लग रहा है, और वो ये है कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या बीए प्रोग्राम विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर यू, हैविंग सीन योर इंटरेस्ट अबाउट योर फ्यूचर। चलिए, ये मेरा सवाल जिस बच्चे का था, इधर एक बच्चा बैठा हुआ था, उससे कहा कि हम एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम से, और हमें बहुत दुख है कि हमें कंटेंट हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है, हमारे पास कंटेंट है नहीं। तो इस बच्चे की जो दुविधा है वो ये है कि हमारा मीडियम इंग्लिश है, एमपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, नोट्स हमें ट्रांसलेट करने पड़ते हैं। तो आपकी समस्या का समाधान आप निश्चिंत रहें, हम लोग करेंगे क्या, हमने लगभग कर ही दिया है। हम लोग आजकल जहाँ भी शुरू करते हैं वहाँ हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में शुरू करते हैं। हमारे यहाँ अभी दृष्टि में बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनकी संख्या करीब 2000 के आसपास है। उनमें से एक बड़ा विंग है पीसीएस विंग। उस पीसीएस विंग का जो मैंडेट है, जो जिम्मेदारी है, वो ये है कि भारत के सभी राज्यों की जो पीएससी या पीसीएस परीक्षाएं हैं उन सभी के नोट्स और क्लासेस पे काम करना। तो हम कई राज्यों पे काम कर चुके हैं, मध्य प्रदेश पे भी काम कर लिया था, लेकिन इस बीच में पाठ्यक्रम चेंज हो गया। तो जो नया पाठ्यक्रम है उस पे हमने हिंदी में सारे नोट्स तैयार कर लिए हैं, प्रिंट भी हो गए हैं। अंग्रेजी में 70% काम लगभग हो चुका है, बाकी काम चल रहा है। जून में आपका प्रीलिम्स होने वाला है पहला, इस नए सिस्टम के तहत। आप लोग देंगे एग्जाम? कितने लोग दे रहे हैं एग्जाम आप में से? क्या बात है। तो जैसे ही जून में आपका एग्जाम होगा उसके बाद अनुमान है कि 2 या 2.5 महीने में आपका मेंस भी हो जाएगा, क्योंकि जिस गति से आजकल चल रहे हैं तो उस गति में खतरा भी होता है कि वीर गति ना हो जाए, क्योंकि बहुत तेज गति है। लेकिन ठीक है, मुझे अनुमान है कि थोड़े बच्चे विरोध करेंगे, निवेदन करेंगे, हो सकता है थोड़ा सा एग्जाम लेट हो जाए, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि अगस्त सितंबर में शायद मेंस होगा आपका। तो मैं आपसे एक प्रॉमिस करके जा रहा हूं आज, जिस दिन आपका प्रीलिम्स होगा उस दिन तक हम अंग्रेजी में सारे नोट्स नए पाठ्यक्रम के हिसाब से तैयार कर लेंगे, और आपको एक भी पेज या एक भी लाइन का अनुवाद नहीं करना पड़ेगा। वो काम हम करेंगे आपके लिए। इतना ही नहीं, प्रीलिम्स के एकदम बाद यहाँ पर एक बैच होगा छोटा सा, टारगेट मेंस या क्रैश कोर्स मेंस के नाम से। अगर पीएससी वाले हमें 2.5 महीने देंगे तो वो बैच 2 महीने का होगा, वो 2 महीने देंगे तो 1.5 महीने का होगा, 15 दिन देंगे तो 12 दिन का बैच होगा। पर ये हमारी गारंटी है कि जितना भी नया सिलेबस है, एक टॉपिक, एक सब टॉपिक उतने समय में आपके सामने पूरा हो जाएगा। उसकी आपको ज़रा भी चिंता नहीं करनी है। हिंदी में अलग होगा, इंग्लिश में अलग होगा। तो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे, आप अपने दोस्तों को बोल देना एकदम दुविधा से बाहर रहें। इस मुख्य परीक्षा से पहले आपके पास सारे नोट्स होंगे, सब कुछ होगा, और ये टीम दृष्टि की तरफ से मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ। ठीक,
दुविधा दूर हुई, अब आपको अनुवाद नहीं करना, अब अनुवाद क्या, हम वो ओरिजिनल कंटेंट ही आपको देंगे। अब आ जाइए ये वाला सवाल यूपीएससी पे, किसी बच्चे ने पूछा है, बड़ा गहरा सवाल, आप में से कई लोगों को परेशान करता होगा। अगर मैं सवाल ठीक से याद करूं, वहां से किसी बच्चे का सवाल था ना, आपका था। इनका सवाल ये है कि यूपीएससी की तैयारी की स्टार्टिंग कर रही हूँ, मीडियम इंग्लिश है, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दिया है, उसके नोट्स कैसे बनाएं, और दूसरा ये कि सिलेबस को पूरा करने में टाइम कितना लगता है। तो मैं सारी समझा देता हूँ। देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी ठीक से करना चाह रहे हैं, यूपीएससी, और आपकी बैकग्राउंड ज्यादा नहीं है, बैकग्राउंड से फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया और गंभीरता से किया, तो आपके लिए यूपीएससी की तैयारी में समय काफी कम हो जाएगा। पर यदि आपने ग्रेजुएशन गंभीरता से नहीं किया हुआ है, मौज में किया हुआ है, जैसे अमूमन हम लोग करते हैं, या किसी एक सुपर स्पेशलाइजेशन वाली स्पेसिफिक ब्रांच में किया है, जैसे मान लीजिए आपने बीटेक किया, और बीटेक भी ऐसी चीज में किया, कंप्यूटर साइंस में, जो यूपीएससी में है ही नहीं ऑप्शन, तो बीटेक कंप्यूटर साइंस आपकी यूपीएससी की तैयारी में सीधे फायदा नहीं करती है, नहीं के बराबर फायदा है। तो अगर आपकी बैकग्राउंड नहीं के बराबर मान ली जाए, तो यूपीएससी का सिलेबस एक बार ठीक से तैयार करने में 1.5 से 2 साल लग जाते हैं, अगर जीरो से हम शुरू करते हैं तो। 1.5 से 2 साल इसलिए कि ऑप्शनल की तैयारी में कुछ महीने लगते हैं, फिर एसए है, पूरा जीएस है, पूरा सीसेट है। अगर आप इंजीनियर हैं और आपका गणित बहुत अच्छा है, तो सीसेट में आपके 2-3 महीने बच जाएंगे, और गणित में भी डब्बा गोल है तो 3 महीने और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, सीधी सी बात। तो 1.5 साल से 2 साल चाहिए फर्स्ट राउंड ऑफ प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद आपकी रिवीजन प्रैक्टिस, जिसमें 6 महीने मेरे ख्याल से कम चाहिए। तो जिस साल आप तैयारी शुरू करेंगे, उसके 2 साल बाद का जो अटेम्प्ट है आप वो दे सकते हैं, क्योंकि आपको उस अटेम्प्ट के दौरान भी 6 महीने मिले जाएंगे। कुछ चीजें प्रीलिम्स और मेंस के बीच में भी कर लेंगे हम लोग। तो जो लोग ग्रेजुएशन शुरू कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत मुफीद मामला ये है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी कर लें, ग्रेजुएशन खत्म होते ही एग्जाम दें, क्योंकि कम उम्र में आईएएस, आईपीएस या पीएससी में आने का फायदा ज्यादा होता है। सिंपल सी बात, अगर मैं आईएएस की बात करूं, आईएएस बन के आप 5 या 6 साल में कलेक्टर बनते हैं, 9 साल में बड़े जिले में कलेक्टर बनते हैं, 13-14 साल में कमिश्नर बनेंगे, 17 साल की जॉब होने के बाद आप राज्य में सेक्रेटरी या केंद्र में जॉइंट सेक्रेटरी बन जाते हैं। वहां से 10 साल का स्टेग्नेशन है। लगभग 26 साल के आसपास की जॉब होने पर आप बनेंगे एडिशनल सेक्रेटरी, जो यहां पर एसीएस होता है राज्य में। और एसीएस बनने में या एडिशनल सेक्रेटरी बनने के लिए जरूरी होता है कि आपके पास पर्याप्त जॉब बची हुई हो। लगभग 30वें साल में आपको सेक्रेटरी बनने का ऑप्शन मिलता है केंद्र में। सेक्रेटरी का मतलब पूरे मिनिस्ट्री का ब्यूरोक्रेटिक हेड, जो बहुत बड़ा पद है। और आईएएस बनने में मजा उसी पद में है बेसिकली। और सेक्रेटरी बनने की शर्त क्या है? सेक्रेटरी के लिए एम्पैनलमेंट उसी का होगा जिसके पास कम से कम 2 साल की सर्विस बची हुई है। मोटी सी बात, जिस दिन आप सर्विस में जाएं, यदि आपके पास कम से कम 33-34 साल की सर्विस नहीं है, तो आप सेक्रेटरी पद का सुख आमतौर पर नहीं उठा पाएंगे। और सेक्रेटरी बने और बनते रिटायर हो गए, उसमें क्या मजा है? बन के 3-4 साल रहना भी चाहिए। तो मजा तब है जब आपके पास कम से कम 36 साल की सर्विस हाथ में हो। 60 में रिटायर हो जाते हैं। तो 24 साल में अगर आप सिविल सर्वेंट बन गए हैं, तो आप इस नौकरी का वो अधिकतम सुख उठा पाएंगे जो जिसके लिए लोग जाना चाहते हैं। और अगर आप अच्छा काम करते हैं तो क्या है कि सेक्रेटरी बनेंगे, पर यदि आप काम ठीक कर रहे हैं तो आपके रिटायरमेंट से पहले आपको एक्सटेंशन 2-3 साल का मिल सकता है। फिर आप 62 तक 63 तक काम करेंगे। उसमें भी जब रिटायर होने वाले को 63 में एक दिन पहले सरकार क्या करेगी? आपको यूपीएससी के मेंबर बना देगी, 2 साल और मिल गए, या सीएजी बना दिया, कोई ऐसा पद जिसमें 65 साल तक रिटायरमेंट होती है। पर ये सारे सुख उनको मिलेंगे जो 24 साल मैक्सिमम 25 साल तक ज्वाइन कर लेंगे मसूरे में आईएएस की नौकरी। इसलिए मैं आज के लिए कहने लगा हूं कि ग्रेजुएशन में अगर संभव है तो फर्स्ट ईयर के एंड के पार्ट से, नहीं तो सेकंड ईयर की शुरुआत से सीरियस प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। और
2 साल आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ ही मिल जाएंगे, तो ग्रेजुएशन खत्म होते ही आप तैयार हैं। और यदि आपकी उम्र 21 हो गई है, आमतौर पर ग्रेजुएशन 3 साल का जब करते हैं तो 20 में खत्म हो जाता है ग्रेजुएशन, तो 1 साल बचता है उसके बाद, अगर आप शुरू से सही टाइम पे चल रहे हैं तो। अगर 20 में ग्रेजुएशन हुआ और आपकी तैयारी एक बार हो गई है, तो 20 से 21 वाला जो 1 साल है उसमें रिविजन, प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग स्किल्स, वो सब करना है। और 21 की उम्र होते ही सीधे दहाड़ते हुए यूपीएससी के अंदर जाना है और सीधे वहां से मसूरी की यात्रा पर निकल जाना है। हर साल ऐसे कुछ लोग होते हैं। पहला अटेम्प्ट, अभी इसी बार एक बच्चा है 136वें रैंक पे आया है, 22 साल का है। सेकेंड अटेम्प्ट है, आईएएस, प्रॉपर आईएएस में आ गया। पिछले साल एग्जाम दिया था, सिलेक्शन नहीं हुआ था 21 में, मतलब 21 का होने वाला था तब एग्जाम दिया था उसने, क्योंकि 21 के आप है या नहीं इसका फैसला 1 अगस्त को होता है। जिस साल आप एग्जाम देंगे उस साल की 1 अगस्त को आप 21 के हैं या नहीं है, इस बात से फैसला होता है। तो डेट ऑफ बर्थ अगस्त के आगे होने और पीछे होने से बहुत फर्क पड़ जाता है। तो उसने 21 की उम्र में दिया, फिर एग्जाम दिया दूसरी बार, 22 की उम्र होती है तो प्रॉपर आईएएस में है, मैक्सिमम 22.5 साढ़े 22 में ज्वाइन करेगा, 37.5 साल की सर्विस हाथ में है। और 37.5 साल की सर्विस का मतलब है कि अगर सर्विस ठीक रही, बीच में दिक्कत नहीं कोई आई, तो कम से कम 7 साल केंद्र सरकार में सेक्रेटरी का पद मिलने वाला है। और जो 7 साल सेक्रेटरी बनते हैं उनमें से कुछ लोग बड़े सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी जैसे होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी जैसे होता है, वो पद मिलते हैं। वो पद भगवान के पद नंबर 2 पे वही पद आते हैं, इतने बड़े पद होते हैं। जैसे होम सेक्रेटरी के मैं आपको थोड़ा समझाऊं, होम सेक्रेटरी आईएएस होता है। अब उसका काम है पूरे देश की कानून व्यवस्था का ध्यान रखना। एक फोर्स का नाम है सीआरपीएफ, आपने सुना होगा। सीआरपीएफ का जो डायरेक्टर होगा, डीजीपी होगा, हेड होगा, वो आईपीएस होगा। सीआईएसएफ उसका हेड आईपीएस होगा, बीएसएफ उसका हेड आईपीएस होगा, एसएसबी उसका हेड आईपीएस होगा, सीबीआई उसका हेड आईपीएस होगा, एनआईए उसका हेड आईपीएस होगा, आईबी उसका हेड आईपीएस होगा। इन सब का हेड होम सेक्रेटरी है। आप वो रैंक समझिए मैं जिसकी बात कर रहा हूं। जो व्यक्ति इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्टिंग लेता हो और इन सब के माध्यम से इंश्योर करता हो कि देश सुरक्षित रहे, ये पद ऐसे नहीं मिल जाता है। इस पद के लिए कम से कम 35-36 साल की सर्विस हाथ में होनी चाहिए। और वो तभी है जब 24 साल तक आप सर्विस के अंदर चले जाए, मसूरी की यात्रा पर निकल जाए। इसलिए अगर आपकी ग्रेजुएशन चल रही है, आपने बताया था ना, तो ग्रेजुएशन के साथ में थोड़ी सी मेहनत कर लेंगी तो अच्छा रहेगा। और ये तो हो गया सिलेबस का टाइम। पहला सवाल है कि एनसीईआरटी और वो सब, मैं ये सब बातें जब 8 घंटे का ओरिएंटेशन होता है उसमें डिस्कस करता हूँ, लेकिन आपने पूछा है तो मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। 2-3 बातें हैं। पहली बात, ऐसे कई लोग हैं जो एनसीईआरटी पढ़ के टॉप करते हैं, सही बात है। लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ते फिर भी टॉप कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ना ऐसा अनिवार्य नियम नहीं है कि उसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन हाँ, अधिकांश लोग पढ़ते हैं क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग उससे बन जाती है। नंबर 2, मैंने ये पाया है कि जिन लोगों की बैकग्राउंड बहुत अच्छी नहीं है उनके लिए एनसीईआरटी पढ़ना कुल मिला के कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पैरामीटर्स में बहुत फायदेमंद नहीं होता है। मैं हर क्लास में बच्चों से पूछता हूँ जो एनसीईआरटी पढ़ के आते हैं, अमूमन जो वो बताते हैं वो ये है कि एनसीईआरटी 6वीं से 12वीं उन्होंने भूगोल की पढ़ी, मान लीजिए। मैं सिंपल पूछता हूँ कितने घंटे लगाए आपने, कितने दिन लगाए? मोटा मोटा जवाब मिलता है कि हमने लगभग 2 महीने लगाए और रोज 5-6 घंटे पढ़ाई की तो हमारा ज्योग्राफी एनसीईआरटी पूरा हो गया। फिर मैं पूछता हूँ कितना % आप समझ गए ठीक से, कंसेप्ट आपका ठीक बन गया? अमूमन वो बोलते हैं कि सर 40, 50, 60% के बीच में समझ में आए, लेकिन हर बात समझ में नहीं आई, हम कोरिलेट नहीं कर पाए, कहीं कहीं कंसेप्ट समझने में दिक्कत आ रही थी। तो मैं ये अनुमान करता हूँ कि 2 महीने रोज 6 घंटे का मतलब हो गया 360 घंटे। तो मैं संडे वनडे निकाल के मानता हूँ कि 250-300 घंटे पढ़े होंगे वो लोग। 6वीं से 12वीं एनसीईआरटी पढ़ ली भूगोल की, समझ में आया मान लीजिए 50-60% किसी को। तो मैं उनसे कहता हूँ, वो क्योंकि क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जिसको अपने आप ही पढ़ना है उसकी बात अलग है, जो क्लास में पढ़ रहा है उसकी बात अलग है। तो मैं कहता हूं कि जब भूगोल की क्लास आपकी यहाँ होती है, लगभग 80 क्लास होती है, 2.5 घंटे की रोज होती है, 200 घंटे।
उन 200 घंटों में भूगोल के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, नोट्स भी बन जाते हैं, साथ साथ मेंस की आंसर राइटिंग का कंसेप्ट भी समझ में आ जाता है। तो मैंने उनसे कहा, एज्यूम करो कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो बहुत जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, स्क्रैच से पढ़ा रहे हैं, सारा समझ में आपको आ रहा है, आप सवाल पूछने जवाब मिल रहे हैं। 200 घंटे में भूगोल खत्म हो गया आपका क्लास में, आपने अपने नोट्स भी बना लिए, सब कर लिया। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो एक प्रयोग करके देखो, क्लास हो गई, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ के देखो। आपको जो एनसीईआरटी पढ़ने में 200-300 350 घंटे लगे थे, अब आपको मुश्किल से 50 घंटे लगेंगे, और समझ में कितना आएगा? 100%। तो एनसीईआरटी पहले पढ़ के आना है, ये आइडिया बहुत पॉपुलर है पर ये ग्रेट आइडिया नहीं है। हाँ, क्लास नहीं करनी है तो एनसीईआरटी से शुरुआत करने का विचार अच्छा विचार है, और यदि आपको क्लासेस करनी है और दृष्टि में करनी है तो मैं दृष्टि के बिहाफ पे आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि पहले क्लास में समझ लीजिए, फिर एनसीईआरटी पढ़ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और यदि आपने क्लास में पढ़ लिया और मान लीजिए एग्जाम अगले साल देना है, टाइम नहीं मिल रहा है तो एनसीईआरटी मत पढ़िए, तनाव मत लीजिए। ये वैसा ही तनाव है जो मैंने आपसे कहा था कि मामला इतना सा है, बढ़ के तनाव हो जाता है। 50 ज्ञानी मिलेंगे आपको, पूछेंगे तैयारी हो गई? हाँ हो गई। एनसीईआरटी पढ़ लिया? बोलेंगे नहीं। अरे तुम्हारा तो हो ही नहीं सकता, तुमने एनसीईआरटी, तुमने राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं पढ़ा है, तो कैसे होगा? इन नीम हकीमों से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, और जब भी कोई ऐसा बोल, एकदम चिकने घड़े की तरह हो जाइए। कोई बार तुम्हारा नहीं होगा, बोलेंगे थैंक यू, बाय बाय, एंजॉय, बस। और किसी का लोड लेना नहीं है ना, अपना भरोसा रखिए अपने ऊपर। जी, आप जुलाई की हैं तो ये बहुत ही मुश्किल घड़ी है आपके लिए। मतलब जुलाई वालों को एक फायदा होता है कि वो पहला अटेम्प्ट बहुत पहले दे पाते हैं। जुलाई कौन सा साल? 2006, तो 21 जोड़ लीजिए, 27, क्योंकि 2027 में 1 अगस्त को आपकी उम्र 21 हो चुकी होगी, तो 27 का एग्जाम दे पाएंगे। जो जुलाई जून वाले हैं, पहला अटेम्प्ट जल्दी मिलेगा उनको, लेकिन खत्म भी जल्दी होगा अटेम्प्ट। जो अगस्त, सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है 2 अगस्त वालों का। अगर 2 अगस्त का कोई है तो 22 की उम्र में आईएएस बन ही नहीं सकता, वो 23 से कम में नहीं बनेगा। कारण क्या है? 1 अगस्त 2027 को आप 21 के होंगे नहीं, आप 2 अगस्त को होंगे, तो 27 का एग्जाम दे नहीं सकते। आप 28 का एग्जाम दे सकते हैं, और 28 के एग्जाम में टॉप भी कर लेंगे तो भी ज्वाइन करते करते 29 के हो चुके होंगे, मतलब 22 के हो चुके होंगे। तो पहले अटेम्प्ट में टॉप करने पर 22, जबकि 31 जुलाई वाला अगर पहले में टॉप कर ले तो वो 21 की उम्र में लगभग या 21.5 की उम्र में ज्वाइन कर सकता है। ये बेनिफिट है, ठीक है। लेकिन अगस्त वाले दूसरे फायदे में रहते हैं। अटेम्प्ट अगर 3-4 निकल जाए तो आखिरी अटेम्प्ट उनका 1 साल लेट तक चलता है, और जुलाई वालों को जल्दी खत्म हो जाता है। तो अपने अपने फायदे हैं, आप कौन से फायदे पर गौर करते हैं, आपकी चॉइस है। आंसर राइटिंग स्किल्स इनिशियल स्टेज में क्या करें, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। जिसने पूछा शायद एमपीपीएससी के लिए पूछा, पर मैं दोनों के लिए थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, आईएएस भी और एमपीपीएससी भी। आंसर राइटिंग स्किल्स में बहुत बच्चों की जिज्ञासा रहती है। कईयों के तो दूध के दांत भी नहीं टूटे होते, पूछते कि सर आंतर ऐसे इतने छोटे छोटे मुन्ने, अभी उनको क्वेश्चन नहीं पता क्या है, पर आंतर तैते लेते हैं। वो अभी से इतनी जिज्ञासा है कि आंसर लिख के मानेंगे। अरे भाई आंसर लिख लेंगे, पहले पढ़ तो लो अभी से क्या आंसर लिखना है। बैच शुरू नहीं हो तो आंसर दरादन लिख के दिखाना शुरू कर देते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ थोड़ा हौले हौले करो भाई, संभल जाओ, जल्दबाजी मत करो। आंसर राइटिंग स्किल्स पे अपने यहाँ पे बहुत विस्तृत बात करने की जरूरत है। मैं आपको बहुत ब्रीफ में थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। नंबर 1, आंसर राइटिंग स्किल्स की शुरुआत आंसर लिखने के बहुत पहले होती है। यूपीएससी की विशेष तौर पर बात करूं तो आंसर राइटिंग स्किल में पहली चीज है कि आपकी राइटिंग स्पीड कैसी है। अगर आप 1 मिनट में 25 से 30 के बीच में शब्द नहीं लिख पा रहे हैं तो यूपीएससी में लगभग तय मान के चले कि सिलेक्शन होना मुश्किल है।
1 मिनट में 25 मिनिमम है, कोशिश करनी है 30 शब्द की। आसान लग रहा होगा, आज घर जाके ट्राई करो। अभी आप लोगों की स्पीड अमूमन 15 से 20 के बीच में होगी, और यदि 18 की स्पीड है और 18 से 25 या 30 तक जाना है तो ये काम कम से कम 6 से 8 महीने की मेहनत का है। रोज मेहनत करेंगे तो होगा। 1 महीने में 1 मिनट में 25 शब्द का सिंपल मतलब है 8 मिनट में 200 शब्द। यूपीएससी में 20 क्वेश्चंस आते हैं, 3 घंटे होते हैं, 180 मिनट होते हैं, 9 मिनट प्रति प्रश्न मिलते हैं। 1 मिनट सोचने में, ड्राफ्टिंग करने में, सिनॉप्सिस बनाने में लग जाता है, तो मिलते हैं 8 मिनट प्रति प्रश्न। और आंसर की डिमांड यूपीएससी की 200 शब्दों की होती है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, 8 मिनट में 200 शब्द लिख पा रहे हैं तो कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और यदि क्वेश्चन छूट रहे हैं तो सिलेक्शन होने की संभावना बहुत कम है। इस बात को मान के चलना है। तो जिनको आंसर राइटिंग के स्किल्स पे काम करना है, नंबर 1 जो काम करना है, राइटिंग स्पीड बढ़ानी है। ये हर जगह काम आएगी, यूपीएससी में, पीएससी में भी। यूपीएससी में चैलेंज थोड़ा ज्यादा होता है। नंबर 2, बिना विस्तार में जाए संक्षेप में बता रहा हूं। कोई कुछ भी कहे, ये मान के चलिए कि इस एग्जाम में हैंड राइटिंग का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा होता है कि आप दंग रह जाएंगे। मैं जब भी मुख्य परीक्षा के बच्चों को मेंटरशिप में या अस्मिता योजना में तैयारी करते हुए देखता हूं, उनसे मिलता हूं, जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है, मैं अमूमन उनको इस तरह से बोलता हूं कि आपको एडवांस में बधाई हो। उनके सिलेक्शन का चांस इतना ज्यादा होता है। मैं आपको कुछ संकेत में एक बात समझाता हूं हैंडराइटिंग को लेकर, ताकि थोड़ा सा मेरे सामने दुविधा ये है कि मैं कितना विस्तार में जाऊंगा ना। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहा, केवल एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। यूपीएससी की बात अगर मैं करूं, जनरल कैटेगरी से आईएएस बनने के लिए जो मैक्सिमम आपको रैंक चाहिए वो 75 रैंक के ऊपर, मतलब अगर उसके नीचे आप हैं तो जनरल कैटेगरी से आईएएस नहीं बन सकते। इस बार 75 रैंक पे जो बच्चा है उसके 997 मार्क्स हैं। आमतौर पर 1000 के आसपास ही रहते हैं, 3-4 इधर 3-4 उधर, यही 1000 नंबर हम एक टारगेट लेके चलते हैं आईएएस में। इस बार 997 है। जनरल कैटेगरी का आखिरी रैंक जो यूपीएससी में इस बार है, मतलब जिसके बाद जनरल में सिलेक्शन हुआ ही नहीं किसी का, वो रैंक में भी थोड़ा सा भूल रहा हूं, वो 600 के आसपास कुछ रैंक होगा। उसके नंबर जो आए हैं वो 953 है। अब सिंपल खेल समझ गए। 953 से कम जिसके भी नंबर हैं और वो जनरल से है, सिलेक्शन नहीं हुआ। 997 या उससे ज्यादा जिसके भी हैं और वो जनरल से है, वो आईएएस बन गया है। सिंपल सी बात है। इनके बीच का अंतर इस बार कुल मिला के 44 नंबर का है। आमतौर पे ऐसे ही होता है, 40-50, रेयरली कभी कभी थोड़ा बढ़ता है, लेकिन आमतौर पे इसके आसपास अंतर होता है। अब मैं आपको एक दूसरी कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। मान लीजिए कि 3 बच्चे हैं, ए में सी, तीनों के आंसर्स एकदम सेम है यूपीएससी में, एक शब्द का भी अंतर नहीं। हैंडराइटिंग का अंतर है, एक की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, एक की एवरेज है, एक की खराब हैंडराइटिंग है। अब सिर्फ ये बताएं कि एक क्वेश्चन अगर मैं मान लूं कि 12.5 नंबर का है, वैसे आजकल 15 नंबर के 10 और 10 नंबर के 10 सवाल आते हैं, लेकिन कभी कभी 12.5 नंबर के 20 सवाल आ जाते हैं। वो यूपीएससी की जैसी इच्छा होती है। 12.5 नंबर में से कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी 7.5 से ऊपर नंबर देती है किसी सवाल में। और इसलिए जीएस में 1000 में से 400 नंबर किसी की आ जाए ना, तो माना जाता है कि बहुत महान व्यक्ति है। ये हालत है। तो मैं ये मानता हूं जिसकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, ए, आंसर भी शानदार है, तो उसको 7.5 नंबर मिल गए होंगे, क्योंकि मैक्सिमम लेवल है। आपकी राय में अगर बी ने ठीक वही उत्तर लिखा है, एक भी शब्द का अंतर नहीं, बस हैंडराइटिंग इसकी एवरेज है, उसकी शानदार थी, तो नंबर बराबर मिलेंगे या हल्का फुल्का अंतर आ जाएगा? आ जाएगा। सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है। और पेपर चेक करने वाला भी तो मनोविज्ञान के नियम उससे भी लागू होते हैं। मैं मान लेता हूं कि ये 7 नंबर ले आएगा। इसका कुछ भरोसा नहीं, हैंडराइटिंग कितनी गंदी है उस पर डिपेंड करेगा। एग्जामिनर पढ़ भी पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है, कुछ नहीं पता।
तो इसके बारे में हम एक्स लिख लेते हैं अभी। और ऐसे बच्चों से मेरा निवेदन है या तो हैंड राइटिंग ठीक कर लें या करियर बदल लें अभी से। यूपीएससी में, एमपीएससी में अगर आपको लगता है कि आप खराब हैंड राइटिंग के साथ कोई अच्छा रैंक ले आएंगे, तो मेरे हिसाब से ऐसा होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, जब तक कि कोई ऐसा जुगाड़ आपके पास ना हो जो मैं नहीं जानता हूं। सीधे रास्ते से तो लगभग नामुमकिन है। अब एज्यूम करते हैं कि इस बच्चे ने 20 के 20 क्वेश्चंस इसी तरह के लिखे, इसने 20 के 20 ऐसे लिखे, इसे एक पेपर में 150 नंबर मिले, इसे एक पेपर में 140 नंबर मिले, 10 नंबर का अंतर पड़ गया। और यूपीएससी के मेंस में 4 जीएस के, 2 ऑप्शनल के, 1 एसए का 7 पेपर होते हैं, और 10 गुणा 7 होता है 70, और सारा खेल जो है वो 44 नंबर का है। अब ये बात मैं बच्चों को समझाता हूं तो वो कई बार समझने को तैयार नहीं होते। नहीं, यूपीएससी के नियम में लिखा हुआ है कि हैंड राइटिंग बस पढ़ने लायक होनी चाहिए। मैंने कहा हाँ, जैसे यूपीएससी के नियम में तो बहुत सारी बातें लिखी, ये भी लिखा कि सारे वैकल्पिक विषय बराबर होते हैं। बोले हाँ होते ही है। मैंने ठीक वैसे संविधान में आर्टिकल 14 में लिखा है कि देश के सारे नागरिक बराबर है। एकदम सही बात है, संविधान में लिखा हुआ है, और कितने बराबर है हम सबको पता ही है। तो किसी किताब में, किसी नियम में लिख देने से अगर चीजें हो जाए ना, इसी को बोलते क्यूट समझ। और जब कोई ऐसा क्यूट व्यक्ति मिले, क्या करना है, उसकी चिकोटी काट लेनी है ऐसे करके कि वाह तुम इतने क्यूट व्यक्ति कहाँ थे अब तक। ये हाल है। इसलिए आंसर राइटिंग स्किल्स करते रहेंगे बाद में। पहले राइटिंग स्किल्स कर लीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिए, हैंड राइटिंग साफ सुथरी कर लीजिए। और तीसरा है प्रेजेंटेशन स्किल्स, नक्शा बनाना, ग्राफ बनाना, फ्लो चार्ट बनाना। आजकल आंसर राइटिंग में ये सब चीज़ें ज़्यादा आती हैं लिखने की बजाय। जब ये सब होने लगे तब है कि आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे करेंगे, और कम से कम 200, 400, 500 प्रश्नों की फ्रेमिंग करके उनके आंसर्स लिखने के बाद यूपीएससी या पीएससी के मेंस में जाना है। पीएससी में आंसर राइटिंग का चैलेंज उतना गंभीर नहीं है जितना यूपीएससी में है, क्योंकि यूपीएससी के प्रश्न प्रायः बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। एमपी के सवाल मैंने जो आज तक देखे हैं उसमें कॉम्प्लिकेशंस उस लेवल की नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। तो वहाँ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस का मतलब उतना घोर घनघोर टाइप का नहीं है। हाँ, एक बेसिक प्रैक्टिस हो जाए उतना पर्याप्त। फिर आपने कहा कि मेंस हमारी तैयारी हो गई, मेंस की टेस्ट सीरीज जब होती है तब तो हम खतरनाक तरीके से पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन जब नहीं होती है तो हम क्या हो जाते, छक जाते हैं या बीच में गंभीरता कम हो जाती है। ये सवाल यहाँ से किसी का था ना, आपका था। तो इसका एक सॉल्यूशन होता है जिसको मेंटरशिप कहते हैं। हम लोगों ने आज से 3 साल पहले दिल्ली में मेंटरशिप की शुरुआत की थी, हिंदी माध्यम को ध्यान रख के विशेष रूप से। अब इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है। और उसमें साल भर हम बच्चों को बिजी रखते हैं, एक टारगेट देके, आंसर लिखना भी, प्रीलिम्स की तैयारी भी, मेंस के भी, इंटरव्यू के भी। और उससे रिजल्ट्स बहुत ही अलग किस्म के हुए हैं। एक प्रोजेक्ट अस्मिता हमने शुरू किया था। अस्मिता प्रोजेक्ट उन बच्चों के लिए है जो, मतलब पहले शुरू किया था हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। हम एग्जाम लेकर सिलेक्ट करते थे जिनकी बैकग्राउंड खराब हो, हिंदी माध्यम के हो। पिछले साल क्योंकि हिंदी माध्यम में प्रीलिम्स में बहुत बुरी हालत हुई, तो हमने जितने बच्चे मेंस दे रहे हैं उन सबके लिए अस्मिता के दरवाजे खोल दिए थे। इस साल हमने प्लानिंग की है कि हम उसको और व्यापक करेंगे, हिंदी में भी करेंगे, इंग्लिश में भी करेंगे। इंग्लिश में उन बच्चों के लिए जो बहुत कमज़ोर पृष्ठभूमि के हैं, और कुछ प्लानिंग ये है कि हिंदी में करीब 500 बच्चों के लिए, इंग्लिश में भी करीब 200-250 बच्चों के लिए वो व्यवस्था करने वाले हैं, जिनको हम दिल्ली में हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं, रहना, खाना, पढ़ना, मेंटरशिप की मेंबरशिप, क्लासेस की मेंबरशिप सब देते हैं। और कुछ मेंटर्स उनके साथ जुटे रहते हैं लगातार, उनकी परफॉर्मेंस देखने में, इंप्रूवमेंट देखने में। और रिजल्ट इतनी बड़ी बात नहीं है। हमने देखा कि हिंदी माध्यम में रिजल्ट 2 साल पहले 22 था, अगले साल इस सब प्रयास से 54 हो गया था। इस बार थोड़ा कम है, 42, लेकिन मुझे मतलब उम्मीद है। और हमने हथियार डाले नहीं, ना डालने के मूड में है। हम तो किसी और ही मूड में हैं। किस मूड में है समय बताएगा, देखते हैं। अब मैंने बोलना बंद कर दिया और समय पे छोड़ दिया है। हमने कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश पीसीएस में ये प्रयोग किया। उत्तर प्रदेश में पीसीएस बोलते हैं, यहाँ पीएससी बोलते हैं, है ना। पीएससी है पब्लिक सर्विस कमीशन, पीसीएस है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। तो एक ही बात है, कहने का ढंग अलग अलग होता है, इतना ही मामला है।
हमने इस बार यूपीपीसीएस के मेंस में मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया और मुझे बड़ी खुशी है कि उत्तर प्रदेश में जो बच्चे सिलेक्ट हुए उनमें 100 से ज़्यादा बच्चे उस मेंटरशिप प्रोग्राम से सिलेक्ट हुए हैं। तो सब ठीक रहा तो हम बहुत जल्दी शायद इसी जून के बाद जो मेंस है एक मेंटरशिप यहाँ करेंगे और करेंगे, कुछ बड़ा ही करेंगे। छोटे इरादे से तो माए नहीं है ना। बहुत जब आने में 2 साल लगाए हैं इतनी मेहनत करके तो इरादा बड़ा ही लेके आए होंगे। आप चिंता ना करें, ना इंग्लिश मीडियम वाले अभिषेक मिश्रा जी चिंता करें, ना हिंदी माध्यम वाला कोई बच्चा चिंता करे। और एमपीपीएससी में जब से सिलेबस चेंज हुआ है हमारी एक बड़ी टीम रात दिन जुटी है। हिंदी के सारे नोट्स बन चुके हैं, अंग्रेजी के भी काफ़ी हद तक बन गए हैं और प्रीलिम्स आपका होने से पहले सब बन के प्रिंट होकर तैयार हो जाएंगे। वो हमारी जिम्मेदारी है। और आपकी मुख्य परीक्षा के लिए हम कुछ ऐसा मेंटरशिप प्रोग्राम जल्दी ही लॉन्च करेंगे जिसमें आप साल भर प्रैक्टिस कर सके और फिर एसडीएम बन के। लेकिन एसडीएम में वो मजा है जो डीएम में है ना। अगर एमपीपीएससी हो जाए तो हथियार मत छोड़ देना उसके बाद कि लो मैं अपना गांडीव रखता हूँ अब मैं एसडीएम बन गया। अरे नहीं, गांडीव उठाए रखना, नई प्रत्यंचा चढ़ाना कि अब अगला हमला दिल्ली। इंदौर तो फतेह हो गया, अब यात्रा करेंगे दिल्ली की। पृथ्वीराज चौहान यहाँ से कूच करेंगे दिल्ली के लिए और दिल्ली जाके फिर कुछ नया बड़ा करेंगे, है ना। और जो बच्चा एमपीपीएससी निकाल सकता है मेरे ख्याल से ठीक से मेहनत करे तो यूपीएससी भी ऐसी कौन सी तोप चीज है। ऐसा लगता है कि यूपीएससी बहुत बड़ी चीज है, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब कॉमन सेंस ठीक ठाक हो, पढ़ाई करने का जज्बा हो, स्ट्रेटजी ठीक हो तो कौन सी ऐसी बड़ी बात है। कहने को है कि 12 लाख लोग परीक्षा देते हैं, केवल 100 का होता है, ये मुहावरे। 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, केवल 5 लाख प्रीलिम्स में बैठते हैं। प्रीलिम्स में बैठने वाले आज तक 6 लाख नहीं हुए हैं यूपीएससी के इतिहास में, आज तक नहीं हुए। फॉर्म भरने वाले 12 लाख है, क्योंकि फॉर्म भरने में कुछ नहीं जाता है, कोई भी भर देता है। कई गांवों में परंपरा है, खानदानी परंपरा है फॉर्म भरने की, तो लोग भर रहे हैं। उन 5 लाख में से ले दे के 1 लाख लोग सीरियस होते होंगे मेरे अनुमान से, जिन्होंने ठीक से तैयारी की है, कर रहे हैं नहीं। जैसे मैं आप सबको भी सीरियस ही मान के चल रहा हूँ, आप इतने सीरियस हैं कि आपने तैयारी की शुरुआत कर दी। पर एक लंबी स्ट्रगल की शुरुआत करना, उस स्ट्रगल को पूरा करना, उसके बीच में बहुत सारे ऐसे मोड़ हैं जहां से लोग निकल लेते हैं। जिन्होंने 1.5-2 साल की तैयारी ठीक से की है, ऐसे लोगों की संख्या मेरे अनुमान से 1 लाख से ऊपर नहीं। उन 1 लाख में से 1000 का सिलेक्शन होता है, 100 में से 1 का होता है। यह है असली फिगर। और हवाई बात करनी तो 12 लाख लोग एग्जाम देते हैं, केवल 100 का होता है। यह है सनसनी जो यूट्यूब पे काम आती है, टीवी पे काम आती है, अखबारों में काम आती है। तो आपको वो सुन के पगलाना है तो पगला लीजिए, और सही फैक्ट्स पे करना है तो थोड़ा सा आत्मविश्वास से भर जाइए। आपके चॉइस का मामला है, जो आपको अच्छा लगे। जो मैं कहना चाह रहा हूं कि एमपीपीएससी जो निकाल सकता है उनमें से अधिकांश लोग सही मेहनत करके यूपीएससी भी निकाल सकते हैं। और अंतर बहुत ज्यादा है, अंतर इतना ज्यादा है आपको शायद दुख होगा, मैं जो कुछ कड़वे सच आपको बताने वाला हूं। आप एमपी में कितना भी गोली बारूद अपना इस्तेमाल कर लेंगे तो एसडीएम ही बन सकते हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं बन सकते। एसडीएम बन के भी आप आईएएस बन जाएंगे, लेकिन एसडीएम से यानी एमपीपीएससी के अधिकारी बनने से आईएएस में एलिवेट होने का जो सफर है वो इतना लंबा है कि अक्सर उसमें 20 साल से ज्यादा लग जाते हैं। लगभग हर स्टेट में यही हाल है। किसी किसी राज्य में 17-18 साल में हो रहा है, किसी में 22-24 में हो रहा है, किसी में 20 में हो रहा है। 20 साल 22 साल बाद आप आईएएस में एलिवेट होंगे और उम्मीद है कि उस समय के आसपास आपको डीएम की पोस्ट या डीएम की इक्विवेलेंट कोई पोस्ट मिलेगी। डीएम की आमतौर पर नहीं मिलती है, डीएम के बराबर पोस्ट। जैसे नगर निगम में कमिश्नर हो गए किसी जिले में, जो डीएम के बराबर की पोस्ट है, या सचिवालय में आपको भेज दिया, जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया। किसी राज्य सचिवालय में जॉइंट सेक्रेटरी का मतलब डीएम के बराबर की पोस्ट उसको माना जाता है। ऐसे कोई ना कोई पोस्ट मिल जाती है। ज्यादा से ज्यादा आप जिस पद तक जा पाएंगे वो डीआईजी, मतलब पुलिस में जाएंगे तो डीआईजी मान लीजिए, और अगर इसमें जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में तो कमिश्नर मान लीजिए। और आईएएस की कोई तुलना नहीं है भाई।
पुलिस में डीएसपी बन के जो लोग गए किसी भी स्टेट में, मैं केवल एक व्यक्ति को जानता हूं जो आईजी रैंक तक पहुंचा, आईजी रैंक। और जो आईपीएस में जाता है वो आईजी बनता है 17वें साल में, और 17 साल के बाद उसके पास 13 साल बचे हुए कम से कम, या 17 साल बचे हुए अगर 34 साल की सर्विस है तो। आईजी रहना पड़ता है करीब 10 साल तक, और वो इतना लंबा टेन्योर है कि स्टेट पीसीएस पर कोई आ भी जाए ना तो उसके पार तो नहीं जा सकता। उसके ऊपर के सारे बड़े रैंक, एडीजी, डीजी, डीजीपी, या वो सारी फोर्सेस, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, या एनआईए, सीबीआई, आईबी, इन सबके डायरेक्टर्स, हेड, ये सारे आईपीएस जो डायरेक्ट आईपीएस बने थे। और जो डायरेक्ट आईएएस बनेगा स्टेट की अगर मैं बात करूं, आप एमपीपीएससी के एसडीएम के थ्रू अगर आईएएस में एलिवेट हो भी जाएंगे तो मैक्सिमम कमिश्नर रैंक है, और कमिश्नर का सिंपल मतलब है 13 से 17 साल वाली जॉब जो होती है आईएएस की। उसके बाद रैंक आता है सेक्रेटरी का, राज्य में, केंद्र में जॉइंट सेक्रेटरी। उस रैंक से और उसके ऊपर के सारे रैंक्स पर जितने भी अधिकारी आपके राज्य में हैं वो सारे आईएएस हैं। तो मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, एमपीपीएससी बहुत बड़ी बात है बाकी नौकरियों की तुलना में, टीचर की तुलना में, पटवारी की तुलना में, लेखपाल की तुलना में आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि एमपीपीएससी में जाके एसडीएम या डीएसपी कुछ बनेंगे। पर तुलना केवल उधर थोड़ा होती है, उधर भी तो होती है। और जिस दिन आप एसडीएम बन के जाएंगे और आपका डीएम अगर 4 साल पुराना आईएएस आ गया और हड़का दिया उसने, और आपको उससे बात करके लग रहा है कि आप भी कम योग्य तो नहीं है, आपकी भी समझदारी उतनी ही है, आप भी ऐसा कर सकते थे, फिर लगता है कि कोशिश करनी होती। तो मेरा जो कहना है, अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पीएससी से आईएएस के सिलेबस को कवर करने के लिए 6 से 9 महीने एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी पीएससी लेके चलना है, वो क्या बोलेंगे, बैकअप ऑप्शन बोलेंगे, वो मतलब बैकअप ऑप्शन उसको बोलेंगे। आईएएस की तैयारी करने के बाद एमपीपीएससी की तैयारी के लिए 2 महीने 3 महीने मोर देन सफिशिएंट है। एमपीपीएससी की तैयारी के बाद आईएएस की तैयारी करने के लिए 6 से 9 महीने आपको चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि सपना अगर देखना ही है तो फिर ठीक से देखना चाहिए, मतलब खौफ के मारे क्या सपना देखना। अगर एक रास्ते पर बढ़े हैं तो फिर ठीक है, इसको देखेंगे, उसको जीतेंगे। इसके साथ ही आखिरी सवाल है, कंसिस्टेंसी आपकी जिन बच्चों की नहीं आती है, तो मेरी एक बड़ी सामान्य सी सलाह आपको ये है, अगर आप ऐसी कंसिस्टेंसी की उम्मीद कर रहे हैं जो इनह्यूमन टाइप की है, वो तो कभी नहीं आएगी। अगर आप महीने में 25 दिन औसत रूप से पढ़ पा रहे हैं, और उन 25 दिनों में कितना पढ़ना है, अगर आपको एग्जाम 2025 में देना है आईएएस का मान लीजिए, तो 12 घंटे आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, इंक्लूडिंग क्लासेस, उसको मिला के बोल रहा हूं। 26 में दे रहे हैं तो 9 साढ़े 9 घंटे एक दिन में पढ़ के काम चला सकते हैं। 27 में देना है तो 6 साढ़े 6 घंटे पर्याप्त है आपके लिए। 27 के बाद देना है तो 2.5 घंटे की क्लास अगर आप कर रहे हैं तो 1.5-2 घंटा अलग से और पढ़ लीजिए, उतना पर्याप्त है, बहुत जान देने की जरूरत नहीं। लेकिन ये डिपेंड करेगा आपका एग्जाम कब है, और जब भी एग्जाम हो आप लोगों की उम्र में बहुत स्वाभाविक है कि महीने में 2-4 दिन आएंगे जब आप नहीं पढ़ पाएंगे। किसी दोस्त का जन्मदिन है, किसी दोस्त के घर में कोई दिक्कत हो गई, किसी दोस्त ने कुछ कह दिया, घर में पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, पेरेंट्स आ गए मिलने के लिए, ये सब होगा ही होगा। फिर नाजुक उम्र है, किसी को देख के दिल ठहर गया, किताब में वही दिख रहा है या दिख रही है, नहीं पढ़ाई हो रही, कुछ घंटे निकल गए इसमें, ठीक है, ये सब भी होगा। इन मोमेंट्स को भी एंजॉय करना है, अपने आप से हिकारत नहीं कि हाय छी मैं कितना गंदा हूँ, छी मैं कितना, सब ड्रामा नहीं करना है। इसका मतलब है कि हार्मोन्स ठीक काम कर रहे हैं आपके अंदर, आप मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हैं कि आपके मन में ये भाव आते हैं। जिसके मन में ये भाव बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, चिंता उसको करनी है। आपके मन में आ रहा है तो ठीक, मतलब बढ़िया चल रहा है, लाइफ एकदम सही ट्रैक पे है। तो 1-2 दिन खराब होंगे इन सब चीज़ों में, स्वाभाविक सी बात है। अगर आप 25 दिन पढ़ पा रहे हैं पर्याप्त समय, तो इसका मतलब है कि कोई दिक्कत नहीं। और आज की बातचीत का मूल उद्देश्य यही था कि एक हमारा आमना सामना तारुफ हो जाए,
आप में से कुछ लोगों ने शायद मुझे कभी देखा हो यूट्यूब वगैरह पे, 3-4 साल में ऐसा ज़्यादा हो गया है कि मेरी कुछ क्लासेस बहुत लोगों ने क्लिप काट कर चलाने शुरू की हैं। और आजकल ऐसा हो गया कि मैं कहीं जाता हूँ तो लोग मुझे पहचानते हैं पहले से। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था पहले, अब आश्चर्य कम होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने आपकी रील देखी है। अच्छा, मुझे नहीं पता होता क्योंकि वो रील हम नहीं बनाते हैं। जितनी रील फैलती हैं उनमें से 0.001% अधिकतम हो सकता है हमारी टीम ने कभी कुछ किया हो। बाकी ये सार्वजनिक समाज की ओर से कौन लोग हैं हम जानते भी नहीं, लोग करते हैं ऐसा। अभी आप में से जैसे चैनल वाला आदमी बैठा हुआ है यहाँ पर, अभी ज़रूर कोई क्लिप काटेगा इसमें से और फिर उसकी रील बना के चला देगा। तो ठीक है, ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया इसको बोलते हैं, मीडिया का लोकतंत्रीकरण। आजकल मीडिया कुछ लोगों की बपौती नहीं है, आजकल मीडिया में हर व्यक्ति का उतना साधिकार हस्तक्षेप है, ऑथोराइज्ड इंटरवेंशन है, जितना पहले कभी नहीं था। उत्सव जैसा है, हर व्यक्ति मीडिया पर अपनी बात कहने को स्वतंत्र है। तो इसलिए आप लोग शायद मुझे जानते होंगे, और मैं अमूमन 4-5 महीने में अपने हर सेंटर पे जाके हर क्लासरूम में बच्चों से बात करता हूँ और उनकी लंबी ओरिएंटेशन क्लासेस लेके, आज तो हमने सामान्य बातें की, फिर हम स्पेसिफिक कोर्स के हिसाब से विस्तार में बात करते हैं, वो करता रहूँगा। जो जो वायदे टीम दृष्टि की ओर से किए गए हैं वो अंतिम रूप से मेरे वायदे हैं, और आप निश्चिंत होकर, जैसे मैंने आपसे कहा कि अंग्रेजी में नोट्स आएंगे तो आप निश्चिंत हो जाइए, अब वो नहीं आएंगे तो मेरी जिम्मेदारी है। जैसे मैंने कहा कि मेंटरशिप होगा और आपको साल भर वो हम करवा देंगे, हो सकता है शुरू होने में 4 महीने लग जाएं, 5 महीने लगे, लेकिन वो हो जाएगा, आप उसके लिए एकदम निश्चिंत रहें। और जो शुरू होगा वो रहेगा। वो इस मेंस की आप एकदम चिंता मन से निकाल दीजिए। जिस दिन प्रीलिम्स होगा हम उसके 2, 3, 4, 5 दिन में एक स्पेशल बैच शुरू करेंगे जो मेंस से पहले खत्म भी होगा, और नए पाठ्यक्रम में जितने टॉपिक्स हैं सबसे पहले वही करेंगे। और अगर एक भी सवाल उसके बाहर आए तो हमारी जिम्मेदारी, अब चिंता न करें, अब एकदम निश्चिंत रहें। हम बहुत तैयारी से आए हैं, ऐसे ही घूमता है हमारी आदत है बहुत धीरे धीरे काम करने की, और बहुत ठोस तैयारी के बाद हम निकलते हैं। हमारा मूल मंत्र है धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो हम धीरे धीरे काम करते हैं, और हमारी टीम में बहुत सारे माली हैं, 100 घड़ा पानी सींच चुके हैं। ऋतु आने वाली है प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद, फिर उसका फल होए, रिजल्ट में दिखेगा फल इस बार आपको, और ना देखे तो फिर मिलेंगे फिर से, ऐसा क्या है, मिलना जुलना होता रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि आज हम यहाँ समाप्त करते हैं। बहुत बढ़िया बातें आप लोगों से हुई, और 2-4 महीने बाद फिर से गुफ्तगू कर लेंगे, कैसा रहेगा? क्योंकि मेरे सामने हल्की सी, देखिए मैं तो 8 घंटे पढ़ाने वाला आदमी हूँ, पर मुझे बताया गया कि यहाँ के बच्चे बड़े क्यूट है, 1 घंटे में हिलने लगते हैं, तो अब ज़्यादा खून मत पीना उन बच्चों का। तो मुझे बड़ी दुविधा है कि मैं आप पर कितना टॉर्चर करूँ, और मैंने ठीक ठाक टॉर्चर कर दिया है। तो आज यहाँ समाप्त करते हैं। हम लोग जल्दी ही 2-3 महीने में फिर से मिलेंगे, चिंता मत कीजिए, फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे, बार बार मिलेंगे। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।